जय हिंद प्यारे साथियों, मैं सौरभ दुबे करियर वेल में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी दोस्त बिल्कुल बेहतरीन होंगे। जैसा कि आपको पता है, अपना चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट चैप्टर रिवीजन मैंने आपको करवा दिया था वन शॉट में, जिसमें आपने देखा था चैप्टर 1 के सभी कॉन्सेप्ट और सभी एनसीईआरटी के उदाहरण और प्रश्नावली। अब जो बारी आती है बहुत ही दमदार चैप्टर, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण। ये चैप्टर इतना बेहतरीन है और बेहतरीन के साथ साथ इतना इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये चैप्टर आपको 9th क्लास और 10th क्लास दोनों क्लासेज में देखने को मिल रहा होगा। इस चैप्टर से रिलेटेड बातें आपको देखने को मिल रही होंगी, इसलिए इस चैप्टर को इतनी बेहतरीन तरीके से हमें क्लास 8th में कर लेना है कि आगे की क्लासेस के लिए हमारे लिए ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, हमें पहले से ही सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। तो आइए दमदार बेहतरीन तरीके से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और एक काम आप जरूर करेंगे, कॉपी पेन के साथ बैठेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं बताऊंगा, उसको आप क्या करेंगे, अपने नोट्स में नोट डाउन करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में हम कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहे हैं और पूरे के पूरे एनसीईआरटी, जिसमें कुल मिलाकर 4 से 5 उदाहरण हैं और 2 प्रश्नावली हैं। हर एक प्रश्नावली का हर एक प्रश्न और हर एक उदाहरण आपको बिल्कुल समझाने की गारंटी मेरी है, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने की गारंटी मेरी है। बस आप क्लास में बने रहें और लास्ट तक देखते रहें और इस क्लास को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि सभी बच्चे एक बेहतरीन स्टडी कर सके। साथ साथ में मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि जितने भी बच्चे हिंदी मीडियम के हैं और किसी भी बोर्ड से हैं, अगर एनसीईआरटी बुक को फॉलो करते हैं तो ये लेक्चर आप देख सकते हैं। इससे आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होने ही होने वाला है। मतलब अगर आप यूपी बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से हैं, राजस्थान बोर्ड से हैं, झारखंड बोर्ड से हैं, उत्तराखंड बोर्ड से हैं, हरियाणा बोर्ड से हैं, या और भी जितने बोर्ड जहां पर हिंदी मीडियम में एनसीईआरटी की पुस्तक लगाई जाती है, तो आप ये लेक्चर बिल्कुल देख सकते हैं और आपके लिए बहुत ज्यादा फायदा वाला लेक्चर होने वाला है। और सब कुछ कॉन्सेप्ट मैंने पहले ही बता दिया कि क्लियर होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि चैप्टर का नाम है सर एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण, इसका मतलब क्या है? 6वीं क्लास से कहीं ना कहीं हमें अलजेब्रा पढ़ाना स्टार्ट कर दिया जाता है। अलजेब्रा समझते ही हो आप, है ना, बीजगणित, जहां एक्स वाई जेड एंटर कर जाते हैं और हमारी मुश्किलें थोड़ी बहुत बढ़ जाती हैं। याद करो, जब आप क्लास 6 में थे तो आपको पढ़ाया गया था बीजीय व्यंजक। याद है? नहीं याद है? बीजीय व्यंजक नाम सुना सुना सा लग रहा होगा। अब बीजीय व्यंजक, आपका कॉन्सेप्ट बीजीय व्यंजक का क्लियर होना चाहिए। नहीं क्लियर है तो मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं। बीजीय व्यंजक में 2 प्रकार की राशियां आएंगी, एक चर राशि और एक अचर राशि। तो हमने देखा कि बीजीय व्यंजक 2 प्रकार की राशियों से मिलकर बना हुआ है, एक चर राशि और एक अचर राशि। अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि सर ये चर राशि और अचर राशि यही नहीं समझ में आ रहा है, यही नहीं समझ में आ रहा है ना? मेहनत नहीं की हो 6वीं 7वीं क्लास में तो दिक्कत तो आएगी। देखो, चर राशि वो है जिसका मान फिक्स नहीं होता, जैसे एक्स वाई जेड हम लिखते हैं ना सवालों में, तो ये चर राशियां हैं, इनका मान फिक्स नहीं है। किसी सवाल में एक्स का मान 5 आता है, किसी सवाल में एक्स का मान -2 आ गया, किसी में कुछ आ गया, किसी में कुछ आ गया। मतलब एक्स का मान, वाई का मान, जेड का मान फिक्स नहीं रहता, कभी कुछ आता है कभी कुछ आता है। तो इस प्रकार की राशियों को हम चर राशि का नाम देते हैं। क्लियर है ये? अब अचर राशियों में आप देखेंगे कि जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं, जैसे रूट तो बाद में हम बात करेंगे, पहले आप नॉर्मल सी संख्याएं देख लो। 3 हो गया, 4 हो गया, -5 हो गया, भिन्न दशमलव, ये सभी संख्याएं ये अचर राशि का काम करती हैं। मतलब इनका मान फिक्स होता है। 3 का मान हमेशा जिंदगी भर 3 रहेगा, कभी 4 नहीं हो सकता। 4 का मान हमेशा 4 रहेगा, लेकिन x का मान इनमें से कुछ भी हो सकता है, कभी 3 होगा कभी 4 होगा। तो ये चर राशियां हैं, इनको इंग्लिश में हम वेरिएबल्स बोलते हैं, और ये अचर राशियां हैं, इनको इंग्लिश में हम कांस्टेंट बोलते हैं। क्लियर है? जब आप इन चर राशियों और अचर राशियों को गणितीय संक्रियाओं द्वारा, अब गणितीय संक्रियाएं क्या होती हैं? प्लस, माइनस, गुणा और भाग। जब आप इन गणितीय संक्रियाओं द्वारा इन चर राशियों और अचर राशियों को आपस में मिला देते हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे ने लिख दिया 3x + 5y - 4, कोई बच्चा लिख दिया 3x² - 9z + 5/2। आपने क्या देखा यहां पर? कुछ चर राशियां हैं xy, कुछ अचर राशियां हैं जैसे 3, 5, 4, और इनको हम प्लस माइनस, गुणा और भाग के द्वारा आपस में क्या कर दिए?
सम्मिलित कर दिए, मिला दिए, तो इनको हम क्या नाम देंगे? बीजीय व्यंजक। अब बीजीय व्यंजक, हमें तो समीकरण पढ़ना है लेकिन बीजीय व्यंजक के बारे में जानना जरूरी था। बीजीय व्यंजक से दो चीजें निकल के आती हैं, एक बहुपद आता है, बहुपद के बारे में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़े हैं तो 8th क्लास में ज्यादा बहुपद के बारे में है नहीं कुछ, इस चैप्टर में मैं बहुपद के बारे में नहीं बताऊंगा। और जो बीजीय व्यंजक से दूसरी चीज आती है समीकरण, उसके बारे में बताता हूं आपको। तो जब बीजीय व्यंजक में, जैसे बीजीय व्यंजक है, जब बीजीय व्यंजक के साथ बराबर का चिन्ह आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे ने ऐसे लिख दिया 5x बराबर 2, कोई बच्चा ऐसे लिख दिया 6x प्लस 2 बराबर 4x प्लस 7। तो ये क्या है? ये क्या है? ये सर समीकरण है। क्यों है? क्योंकि पहले ये बीजीय व्यंजक था, जैसे 5x हो गया, ये सब बीजीय व्यंजक है। अब इसमें बीच में बराबर का चिन्ह आ गया, इसलिए इसको हम समीकरण का नाम देंगे। तो कभी आपको समीकरण पहचानना पड़े तो आप पहचान पाओगे। समीकरण में देखो चर राशि होनी चाहिए एक्स वाई जेड और समता का चिन्ह होना चाहिए। अब ये समता का चिन्ह क्या है? समता का चिन्ह बराबर के चिन्ह को ही कहते हैं। मतलब दो बातें आप देख लो बस, एक्स वाई जेड हो जाए सर और बराबर का चिन्ह हो जाए, वो क्या बन जाता है? वो समीकरण बन जाता है। तो क्या ये दोनों समीकरण है? आप बोलोगे हाँ सर, चर राशि एक्स वाई जेड है और समता बराबर का चिन्ह भी है, मतलब ये दोनों समीकरण है। और कुछ समीकरण में आपके सामने लिखना चाहूंगा। 3x प्लस 7y बराबर 9, और एक समीकरण लिख लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 बराबर 0। ये सब समीकरण है क्योंकि सब में चर राशियां आ रही हैं और सब में बराबर का चिन्ह अवेलेबल है। ऐसा कोई नहीं है ना कि जिसमें बराबर का चिन्ह ना हो। एक और लिखता हूं, आप डिसाइड करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये समीकरण आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा है। जैसे मैंने लिख दिया 3x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, बराबर का चिन्ह तो है लेकिन ये पूरा का पूरा बराबर का चिन्ह नहीं है। 3x बड़ा या बराबर होगा 5 से, इसको हम इनइक्वालिटी बोलते हैं इंग्लिश में, असमानता प्रदर्शित करता है। और हमें तो सर समानता का, समता का चिन्ह चाहिए था। तो इस प्रकार से ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन और इक्वल टू, इस प्रकार के चिन्हों को आप समीकरण नहीं बोलेंगे, याद रखना है। 10th क्लास बोर्ड में भी पूछा जा चुका है ये सवाल, हल्के में ले रहे हो? समझ रहे हो बात को? तो ये समीकरण नहीं है और ये चारों के चारों क्या है? समीकरण है। सर ये तो समझ में आ गया कि समीकरण क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि जिसमें चर राशियां हैं और जिसमें बराबर का चिन्ह है वो समीकरण कहलाएगा। ये बात हमें क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो बात आती है, ये तो सर चलो समझ में आ गया। इसके बाद आती है बात एक चर की बात, समझेंगे एक चर की बात। एक चर का मतलब केवल और केवल एक चर राशि हो। जैसे पहले वाले में एक चर राशि है तो इसको हम लिख देंगे ये एक चर में है। समीकरण तो है ही ये चारों के चारों, ये वाला समीकरण नहीं है। अब ये समीकरण कितने चर में है? सर इसमें केवल x आया है तो ये एक चर में होगा। अच्छा ये वाला, सर इसमें केवल x दिख रहा है तो ये भी एक चर में दिखेगा। एक चर समझ में आ गया। सर इसमें x और y दोनों आ रहे हैं तो ये तो दो चर वाला हो गया। देखो बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ी देर तक आप समझ जाएंगे तो जो सवाल मैं एनसीईआरटी का करवाऊंगा उसमें ना मुझे मेहनत करनी पड़ेगी ना आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब अपने आप सवाल बनते जाएंगे, इसे देखोगे हल हो गया। तो कॉन्सेप्ट सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ठीक है सर, ये दो चर हो गया, इसमें केवल x है, केवल x है तो ये एक चर में हो गया। आपने ये सीख लिया कि एक चर क्या होता है, आपने ये सीख लिया कि समीकरण क्या होता है। अब बस एक टर्म यहां पर बची हुई है जिसको हम बोल रहे हैं रैखिक क्या होता है। और सब तो सीख लिए हो। रैखिक में डाउट है कि रैखिक क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट यहां से सवाल बनता है आपके एग्जाम में बहुविकल्पी में। रैखिक का मतलब होता है कि चर राशि, ध्यान से समझना, रैखिक का मतलब क्या कि चर राशि की सबसे बड़ी घात अगर 1 है, एक है, तब हम उसको रैखिक बोलेंगे, नहीं तो रैखिक नहीं बोलेंगे, कुछ और बोलेंगे। आइए समझते हैं इसको। जैसे यहां पर चर राशि क्या है? x है। x की घात क्या है? सर कुछ नहीं लिखा है, कुछ नहीं लिखा है तो क्या लिखते हैं हम? 1। और मैंने क्या समझाया आपको कि चर राशि की घात अगर 1 हो गई, सबसे बड़ी घात, तो वो रैखिक हो जाएगा। मतलब इसमें सर
चर राशि की सबसे बड़ी घात 1 है, तो ये मतलब रैखिक समीकरण है, बिल्कुल सही बात है। तो ये एक चर में रैखिक समीकरण बन चुका है। एक चर में क्या है, ये रैखिक समीकरण बन चुका है, ठीक है। अच्छा, दूसरा वाला डिसाइड करके बताओ कि ये एक चर में है या, सॉरी एक चर नहीं, एक चर तो पता ही है, ये रैखिक है या नहीं है। अब आप बोलोगे सर यहां भी x के ऊपर कोई घात नहीं है, x चुपचाप बैठा हुआ है, तो जब x के ऊपर कोई घात नहीं है तो हम क्या लगा सकते हैं, हम लगा सकते हैं 1। मतलब ये भी एक चर में तो है ही, साथ साथ में रैखिक समीकरण है, तो ये भी हो जाएगा एक चर वाला रैखिक समीकरण। कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ, एकदम चकाचक चल रहा है मामला, ऐसे ही चलेगा। यहां बताओ सर ये दो चर में है पहली बात तो, लेकिन रैखिक है या नहीं है, तो x की भी सबसे बड़ी घात 1 है, y की भी सबसे बड़ी घात 1 है, और चर राशियों की सबसे बड़ी घात अगर 1 हो गई तो वो रैखिक समीकरण कहलाता है, तो ये भी हो जाएगा रैखिक। ये भी कैसा समीकरण है, दो चर वाला रैखिक समीकरण है ये, है ना। ये 9th क्लास में चैप्टर का नाम है, 9th क्लास में वही बोल रहा था मैं कि 9th और 10th दोनों क्लास में ये आएगा। 8th क्लास में बच्चा बन के आया है, छोटा बच्चा बन के आया है जैसे तुम हो, एक चर में बन के आया है। जैसे ही आप 9th क्लास में पहुंचोगे ये दो चर में बन के आएगा, और 10th क्लास में भी दो चर में रहेगा। थोड़ा सा अंतर है 9th 10th में, जब पहुंचोगे तब बताऊंगा, अभी तो पहले हम एक चर वाला समझेंगे, हाँ या ना, ठीक है। अच्छा इसका बता दो जल्दी से, सर इसमें जो चर राशि x है इसकी सबसे बड़ी घात हमें 2 दिखाई दे रही है, यहां पर 1 है लेकिन सबसे बड़ी घात 1 होनी चाहिए। अब x की घात यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, तो मामला फंस चुका है, मतलब ये रैखिक नहीं है। ये क्या है, जब सबसे बड़ी घात 2 हो जाती है तो उसका नाम बदल जाता है, और ये कैसा हो जाएगा, एक चर में ये द्विघात समीकरण है। कैसा है, दो घात का मतलब क्या, द्विघात समीकरण। तो देखो चीजें आसान है, ऐसा नहीं है कुछ बहुत टफ पढ़ा दिया कुछ, और पूरे चैप्टर में बस यही है, इतना समझ लिए। थोड़ी मोड़ी बातें और है छोटी मोटी, लेकिन अगर ये समझ लिया आपने, चैप्टर का नाम जो है उसका डेफिनेशन समझ लिया कि एक चर वाले रैखिक समीकरण होते क्या हैं, दिखते कैसे हैं, तो सब कुछ समझ लिया। क्लियर है ना। अच्छा ये तो समीकरण ही नहीं है, तो इसको लिख देता हूं मैं, ये बेकार है, ये बेकार है। बेकार है मतलब क्यों, ये समीकरण ही नहीं है, समीकरण नहीं है, बेकार है ना, खराब है। क्लियर है, एकदम बढ़िया है, आगे बढ़े, ठीक है। देखो तो ये आपने समझा कि एक चर में रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है। अब हम फिर से इसी चैप्टर की बात कर रहे हैं, किसका, एक चर में रैखिक समीकरण। एक चर में क्या, रैखिक समीकरण। और अब हम जो बात करने वाले हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, वो बात होगी कि कैसा दिखता है। दिखता है कैसा वो तो देख लिया, इसका मानक रूप क्या है। सर ये मानक रूप क्या होता है, मानक रूप को इंग्लिश में हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। अब जैसे तुम्हारे एक घर का नाम होता है ना, बुलाते हैं ना घर वाले, चितकबरा, मोटका, पतरका, मोनू, गोलू, है ना, ऐसे नाम होते हैं घर में। लेकिन स्कूल में तुम्हारा ऐसा कोई मोटका नाम रखा है क्या, कोई नहीं रखता है। तो स्कूल का एक स्टैंडर्ड नाम होता है ना, स्कूल में बढ़िया सा एकदम वीआईपी नाम होता है तुम्हारा, अमरेंद्र बाहुबली, नहीं ये नहीं होता है ना, खतरनाक सा नाम है ऐसा ही स्कूल में। तो इसका भी एक स्कूल का नाम है एक चर में रैखिक समीकरण का, मतलब एकदम प्रॉपर कैसा दिखता है, स्टैंडर्ड कैसा दिखता है ये। तो इसका एक मानक रूप बनाया गया है, क्या, ax प्लस बी बराबर 0। ये मानक रूप है एक चर में रैखिक समीकरण का। कहने का मतलब क्या है, ये सर ये वाला थोड़ा सा समझ में नहीं आया, समझ तुम्हारी तकलीफें मैं समझता हूं, पिछला वाला सब आ गया था जो पेज पे लिखा था, ये वाला थोड़ा सा तकलीफ है, थोड़ी सी तकलीफ है। आओ मैं तकलीफ दूर करता हूं। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे आपके एग्जाम में एक सवाल आ गया, 5x बराबर 10, मैंने पूछा कि क्या ये मानक रूप में है, और ये ए बी क्या है कुछ नहीं समझ में आ रहा, अभी आ जाएगा, पहले इसको समझो। क्या ये मानक रूप में है, मानक रूप में सब कुछ एक तरफ होना चाहिए, मतलब सबको मेरी तरफ लेकर आओ,
5x 10 को भी ले आया तो -10 बराबर क्या? शून्य। ये मानक रूप में, क्योंकि इससे मिलता जुलता है। अब ये a और b क्या है? यहां पर a का मान कभी भी शून्य के बराबर नहीं हो सकता है, ये आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। अच्छा, a का मान अगर सर शून्य के बराबर हो गया तो क्या होगा? क्या आफत आ जाएगी? आफत आ जाएगी। जब आप a का मान शून्य रख देंगे तो ये कैसा दिखेगा? सर a की जगह हमने शून्य रख दिया, ऐसा। ये शून्य से गुणा होके सर टाटा बाय बाय हो गया, खत्म हो गया। हमारे पास बस ये बच के आया। क्या इसको कभी दुनिया बोलेगी कि ये एक चर में रैखिक समीकरण है? क्या x दिख रहा है इसमें? नहीं ना, x तो गायब हो गया, x खत्म हो गया, तो ये तो रैखिक समीकरण ही नहीं बचा। इसीलिए कभी भी आप a का मान 0 नहीं रख सकते। जैसे इस वाले सवाल में अगर कोई बच्चा 5 की जगह 0 रख दे, x का गुणांक बोलते हैं, a क्या है यहां पर? x का गुणांक, मतलब x के साथ जो संख्या गुणा हो रही है। यहां पर a और b अचर राशियों का काम कर रहे हैं। जैसे इन दोनों को मैच करो, मैचिंग है ये, इन दोनों को मैच करो। सर a के स्थान पर 5 आया ना, अचर राशि। a के स्थान पर क्या दिख रहा है आपको? 5। और b के स्थान पर क्या दिख रहा है? -10। अब मैंने क्या किया? मैंने बताया आपको कि a कभी भी शून्य नहीं हो सकता। अगर शून्य हुआ तो बवाल हो जाएगा, शून्य हुआ तो ये रैखिक समीकरण नहीं रह जाएगा। पहली बात, क्यों नहीं रह जाएगा दिखाता हूं। अब मैंने x के स्थान पर a के स्थान पर जानबूझ के यहां पर शून्य ले लिया a के स्थान पर, तो ये कैसा दिखेगा? सर ये तो शून्य हो गया। तो देखो ये पॉसिबल नहीं है। इसको कोई बोलेगा, दुनिया में कोई बच्चा बोलेगा कि ये एक चर में रैखिक समीकरण है? नहीं सर, इसमें तो चर राशि नहीं है, इसमें तो चर राशि ही नहीं है। तो कभी भी आप a का मान 0 नहीं रख सकते हैं, क्योंकि a का मान अगर 0 हुआ तो x गायब हो जाएगा। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो x है, क्योंकि चर राशि होना चाहिए और चर राशि की घात भी 1 होनी चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये आपको समझ में आना चाहिए। अब हम बात करते हैं सर, हम मानक रूप समझ लिए हैं, और ज्यादा डिटेल में आपको 9th 10th क्लास में इसके बारे में पढ़ाया जाता है, मानक रूप के बारे में। अभी जितना जरूरी था वो मैंने बता दिया आपको। तो आपने समझ लिया कि मानक रूप क्या होता है। मानक रूप के बाद आपने किसी दिए हुए समीकरण को मानक रूप में लिखना भी सीख लिया कि इसी के जैसा दिखना चाहिए। अब मैं इसकी और इसकी तुलना कराऊं तो आप बता सकते हो कि a के स्थान पर 5 आ रहा है और b के स्थान पर -10 आ रहा है। क्लियर है? अब हम बात करेंगे, ये तो फर्स्ट पॉइंट था अपना जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अब हम सेकंड पॉइंट की बात करेंगे, हलों की संख्या। हम सेकंड पॉइंट की दोस्त बात करने वाले हैं हलों की संख्या। तो हलों की संख्या बात करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि हल क्या होता है, आखिर किसी दिए हुए समीकरण का हल क्या होता है। अभी आप जब प्रश्नावली करोगे तो उसमें बार बार एक बात लिखी आएगी, इसको हल करो, उसको हल करो। तो ये हल होता क्या है? जैसे आपके सामने एक समीकरण लिखा है 5x = 10। किसी भी समीकरण के दो पक्ष होते हैं, एक को हम बायां पक्ष बोलेंगे क्योंकि ये बाईं तरफ है, तो ये बायां पक्ष है, और इधर वाले को हम दायां पक्ष बोलेंगे, दायां पक्ष, राइट हैंड साइड। इंग्लिश में इसको हम RHS लिख सकते हैं, राइट हैंड साइड, और इसको हम लेफ्ट हैंड साइड LHS लिख सकते हैं। हल क्या होता है? चर राशि का वह मान। हल क्या होता है? किसी भी समीकरण का हल क्या, किसको बोलोगे? चर राशि x का वह मान जिसको रखने पर यह समीकरण संतुष्ट हो जाए। संतुष्ट क्या होता है ये बता दो, कैसे समीकरण संतुष्ट करेंगे? एक बात बताओ, अब पापा ने, तुम हो और तुम्हारा भाई है, पापा ने बड़े भाई को 20 रुपया दे दिया और तुम्हें 10 रुपया, कैसा लगेगा? सर आफत आ जाएगी, कोहराम मचा देंगे घर में। होता है ना कि उसको 20 रुपया दिए हो तो मुझे भी 20 रुपया चाहिए, और जब 10 रुपया मिल रहा था तब तुम संतुष्ट नहीं थे। जब तक भाई के बराबर पैसा नहीं मिल जाएगा जब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे। सिंपल सी बात है। तो यहां भी x का वह मान जिसको रखने पर दोनों पक्ष बराबर हो जाते हैं। जैसे कोई बच्चा अगर x = 3 रखता है तो क्या हो जाएगा? बायां पक्ष में सर 5x है,
और ये 5 गुणे एक्स के स्थान पर सर ने बोला कि 3 रख दो, तो ये 15 आ जाएगा। क्या ये दाएं पक्ष के बराबर है? देख के बताओ। जब मैंने एक्स के स्थान पर 3 रखा तो 5 गुणे 3 15 हो गया। आना कितना चाहिए था? सर दाया पक्ष तो बता रहा है कि 10 आना चाहिए था, मतलब ये हल नहीं है। हमने क्या डिसाइड किया? ये हल नहीं है। बढ़िया है, एकदम चकाचक। अच्छा एक बात और बताओ, अगर हम x बराबर 2 रखते हैं इसमें, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा? सर 5x, x के स्थान पर 2, 5 दूना कितना? 10। और मजा ही आ गया, ये राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। एकदम मजा आ गया सर। समझ में आ रहा है कुछ? बस देखे जा रहे हो? आ रहा है सब? तो देख रहा है यहां पे x बराबर जैसे ही 2 रखा है, चर राशि का मान मैंने 2 रखा, उस 2 पर बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर हो गया, मतलब ये इसका हल है। क्लियर है ये कि हल कब होगा और कब नहीं होगा? और कोई अगर कल को कोई अंकल पूछ ले तुमसे, मैं अंकल नहीं, मैं तो भैया हूं, अगर कोई अंकल पूछ ले तुमसे समीकरण का हल क्या होता है, क्या बताओगे? जल्दी कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, अंकल पूछ रहे हैं। हाँ, एक्स का वह मान, एक्स क्या है? चर राशि। तो चर राशि का वह मान जिसको रखने पर, समीकरण में रखने पर समीकरण संतुष्ट हो जाता है, दोनों पक्ष बराबर हो जाते हैं, बायां पक्ष और दायां पक्ष, बस वही हल हो जाता है। कितना आसान है। तुम लोग फालतू में परेशान रहते हो। परेशान नहीं होना, परेशान करना है दूसरों को, मत करना, नहीं तो मारे जाओगे। मम्मी पापा पटक पटक के मारते हैं। ठीक है। अच्छा ये तो सर समझ में आ गया कि समीकरण का हल क्या होता है, कितना हल होता है ये बता दो, क्योंकि यहां पर लिखा है हलों की संख्या। एक दिए हुए समीकरण का, रैखिक समीकरण के कितने हल हो सकते हैं। अच्छा इसी समीकरण को ले लो, क्या 2 के अलावा, x बराबर 2 के अलावा x का कोई भी ऐसा मान मिल रहा है तुम्हें जिस पर 10 आ जाए? 5 दूना 10 होता है। क्या 2 के अलावा कोई ऐसी संख्या है जिसको मैं 5 से गुणा करूं और 10 आ जाए? सोच के बताओ। सर हमने बचपन से तो यही पढ़ा है कि 5 दूना 10 होता है, तो मतलब 2 के अलावा कोई संख्या नहीं है जिस पर इसका मान 10 हो जाए, जिस पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का मान बराबर हो जाए। ये बात समझ में आ रही है? मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि एक चर में रैखिक समीकरणों की हलों की संख्या क्या होगी, तो आप बताओगे केवल और केवल एक हल मिलेगा, एक से ज्यादा हल नहीं मिल सकता। तो यहां पर हलों की संख्या हो जाएगी एक। एक को एक और नाम से जानते हैं, इसको हम अद्वितीय भी बोलते हैं। अद्वितीय, जैसे मम्मी के हाथ का खाना अद्वितीय होता है, उतना बढ़िया कोई खाना नहीं लगता, तो वो खाना क्या हो गया? अद्वितीय। मतलब सर कहीं भी होटल में खा लो, बाहर खा लो, अभी तुम लोगों को लग रहा होगा सर झूठ बोल रहे हो, हम तो बाहर बाहर ज्यादा मजा आता है खाने में। जब तुम घर से बाहर रहने लगोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि हाँ सर सही पढ़ाए थे 8वीं क्लास में, कि मम्मी के हाथ के खाने का कोई टक्कर नहीं है। समझ रहे हो? हाँ, तो अद्वितीय का मतलब इसके जैसा कोई नहीं, मतलब यहां पर केवल x बराबर 2 ही इसका हल हो सकता है इस समीकरण का। तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि एक चर में अगर रैखिक समीकरण है तो उसमें हलों की संख्या क्या होगी, तो आप बताएंगे कि केवल और केवल एक। यही बात मैं 9th क्लास में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, वहां पर मैं पढ़ाऊंगा कि 2 चर में रैखिक समीकरण है, तब वहां हलों की संख्या अनंत होती है, बहुत सारे हल हो सकते हैं। सर एक बार बता दो, ये भी 9th में तो पढ़ लेंगे, एक बार बता दो, है ना? 9th वाले भैया लोगों को डराएंगे। तो देखो 9th वाले भैया लोगों को डराने के लिए, है ना, मेरा नाम मत लेना, 9th वाले भैया लोगों को डराने के लिए, अगर तुम्हारा बड़ा भाई 9th क्लास में है तो पहले उसकी कॉपी पे चुपचाप से मम्मी के सामने काम करना ही। जब मम्मी हो सामने, होता ना, मम्मी भी बैठी है, हमारा बड़ा भाई या बड़ी बहन जो 9th क्लास में वो भी बैठी है, और मैं 8th क्लास में हूं, मैं भी वहीं बैठा हूं। एक कॉपी ले आना, पेन ले आना, चुपचाप से लिख लेना x + y = 10। वो बोलना भैया या दीदी जो भी है, ये बताना ये एक चर में है या 2 चर में। तो थोड़ा बहुत तो समझदार होगा तुम्हारा भाई,
ज्यादा तारीफ नहीं करूंगा उसकी मैं, क्योंकि तुम सुनना नहीं चाहते हो। तो टपाक से बताएगा कि ये भाई दो चर में है, और थोड़ा सा आंखें उसकी खुल जाएंगी कि अरे इसको कैसे पता ये सब, है ना, दो चर में है, एक्स और वाई आ रहा है। फिर तुम पूछना अच्छा दो चर में है, पता चल गया, ये तो आसान था, ये बताओ रैखिक है या नहीं है। तो तुम्हारा भाई बोलेगा यहां पर एक घात है, यहां पर भी एक घात है, ये रैखिक भी है। अब बताओ, ये रैखिक भी है, दो चर में रैखिक है। जो 9th क्लास में पढ़ रहा है उसके चैप्टर का नाम है, कौन सा चैप्टर है सर? चैप्टर नंबर 4 है 9th क्लास में ये। तो तुम्हारा भाई बता दिया कि ये दो चर में है और ये रैखिक है। अब जो पूछोगे ना, हो सकता है वो फंस जाए। अगर पढ़ने वाला होगा तब तो बता देगा, लेकिन चांस है कि फंस जाए, और मम्मी को बता देना कि गलत बता दिया इसने। वो बता देना कि मैं 8वीं क्लास में हूं फिर भी मुझे आता है, ये 9th क्लास में है, इसको क्यों नहीं आता। आगे की कहानी समझ चुके हो कि मम्मी उसका क्या करने वाली है। अब उससे पूछना है कि इसमें हलों की संख्या कितनी है। अब वो टाइ टाइ फिस हो जाएगा, लेकिन तुम नहीं होगे, तुम उसको समझाना बाद में, है ना। हलों की संख्या यहां पर अनंत होती, क्यों? क्योंकि भाई ये दो चर में है। अच्छा अगर एक चर में होता तब बच के रहना, कहीं वो अगर समझदार हुआ तुम्हारी कुटाई करवा देगा, अपना बता देगा और तुमसे पूछ लेगा कि अगर एक चर में हुआ रैखिक समीकरण तब हलों की संख्या, तुरंत बता देना केवल और केवल एक होगा, एक से ज्यादा हल नहीं मिल सकता। कब? जब एक चर में रैखिक समीकरण होगा। लेकिन अगर यही रैखिक समीकरण दो चर में हुआ तो देखो बहुत सारे हल मिल जाते हैं। जैसे कोई बच्चा x को 5 लिख दिया, x को 5 लिख दिया और y को भी 5 लिख दिया, ये भी एक हल है या नहीं है? हाँ, 5 और 5 10 हो गया, हल है, हल है। और भी हल निकलेंगे। कोई बच्चा x को 6 लिख दिया, y को 4 लिख दिया, 6 और 4, यहां 6 लिख दिया, यहां 4 लिख दिया, ये भी एक हल है, क्योंकि 6 और 4 10 हो रहा है, बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर हो रहा है। कोई बच्चा बोला कि मैं x को 1 और y को 9 लिखूंगा, तो इस प्रकार से आप अनगिनत हल लिख सकते हो, अनगिनत, कि जितना मन करे उतना। कब? जब दो चर में होगा तब, जो 9th क्लास में आप पढ़ने वाले हैं। तो इसको मैं अभी हटा देता हूं, छुपा देता हूं इसको, है ना। ये जादू क्यों सिखाया सर? ये अपने बड़े भाई को सबक सिखाने के लिए, है ना। कहीं पढ़ाकू हुआ ना तो पटक पटक के मारेगा तुम्हें, फिर मेरा नाम मत लेना, ठीक है, वो फंस जाओगे कहीं। अपना वाला याद रखना, बड़े भाई का भले ना याद रहे कि एक चर में अगर रैखिक समीकरण है तो अद्वितीय हल होता है, केवल और केवल एक हल होता है। और एग्जांपल दिखाऊं इसका, एक और हो जाए। अगर मैंने लिख दिया 2x प्लस 2 बराबर x प्लस 9, अब इसको अगर हम हल करने बैठे, अगर हम इसको हल करने बैठे, हल कैसे करना है वो मैं सिखाऊंगा, उसकी टेंशन नहीं लेना, हलों की संख्या की टेंशन लो। अब सर ये तो एक चर में है, x आया, केवल एक चर आया, और x की सबसे बड़ी घात यहां भी एक है, यहां भी एक है, मतलब ये रैखिक है। और आपने यहां पर बताया कि अगर एक चर में रैखिक है तब इसके हलों की संख्या केवल और केवल एक होती है, मतलब x का केवल ऐसा एक ही मान है जिस पर यह संतुष्ट होगा। मैं बता दे रहा हूं जुगाड़ से, वो x का मान है 7। जब आप x बराबर 7 यहां रखोगे, x बराबर 7 यहां रखोगे, तो दोनों ही पक्ष बराबर हो जाएंगे। नहीं यकीन है मेरे ऊपर? मुझे पता था तुम्हें यकीन नहीं है, चलो करके दिखाता हूं मैं। ये देखो, x बराबर 7 रखने पर पहले सर बाएं पक्ष में रखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में 2x प्लस 2 है, बायां पक्ष कितना है 2x प्लस 2, और x के स्थान पर अगर आपने 7 रखा, 7 दूना 14 और 2 16, पहले गुणा होता है ना, 7 दूना 14 और 14 में 2 जोड़ दिया तो कितना आ गया, ये तो सर 16 आ गया बायां पक्ष। और दाएं पक्ष में x की जगह पर 7 रखते हैं और देखते हैं क्या होता है। दाएं पक्ष में जब यहां पर x की जगह पर 7 रखोगे तो 7 प्लस 9, 7 प्लस 9 कितना होता है 16 होता है, मतलब सर 16 16 बराबर आ गया, तो x बराबर 7 इसका हल हो जाएगा। क्या और भी x का कोई ऐसा मान है, जैसे आपने देखा 7 पर बराबर हो गए, क्या x का कोई और ऐसा मान है जिस पर ये दोनों के दोनों पक्ष बराबर आ सकते हैं? ढूंढते रह जाओगे, नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि सर ये एक चर में रैखिक समीकरण है और इसका केवल केवल एक हल होता है, केवल और केवल एक हल होता है, याद रहेगा।
एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सब बातें आप समझ चुके हैं और भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं। आपने ये देखा अभी तक कि एक चर में रैखिक समीकरण क्या होता है, उसके बाद आपने देखा कि मानक रूप क्या होता है, और उसके बाद आपने सीखा कि हलों की संख्या क्या होती है। अब अगर हम बात करें, ये बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है, बस छोटी सी बात बताऊंगा जो आपके लिए काम आती रहेगी कि इसका ग्राफ कैसा बनता है। ग्राफ बनाना नहीं सिखाऊंगा क्योंकि अपने सिलेबस में नहीं है। ग्राफ बनता है कैसे, इसका ग्राफ हमेशा सरल रेखा होता है। कैसा? सरल रेखा। किसका? जब एक चर में रैखिक समीकरण होगा, और वो या तो एक्स अक्ष के समांतर होता है या वाई अक्ष के। ये बातें आपको 9th क्लास में मैं सिखाऊंगा। अभी के लिए बस ये याद रखना कि अगर रैखिक समीकरण है, चाहे एक चर में है चाहे दो चर में है, अगर रैखिक समीकरण है चाहे एक चर में चाहे दो चर में, तो उसका ग्राफ हमेशा 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 कैसा? सरल रेखा बनेगा, एक लाइन बनेगी, स्ट्रेट लाइन। एकदम बढ़िया है, ठीक है ना? यहां तक कोई डाउट वाली बात नहीं है। अब देखो, अब क्या कॉन्सेप्ट सिखाओगे सर? अब मैं आपको सिखाता हूं कि हल करते कैसे हैं। हल करने का स्टेप यहां पर बता देता हूं मैं। हल करने की विधि, ऐसी कोई खास विधि तो नहीं है। हल करने की विधि क्या होती है ये हम समझेंगे, और ये हमारे चैप्टर का मेन टॉपिक है, क्योंकि आपके एग्जाम में समीकरण दे देगा, चाहे आसान देगा चाहे मुश्किल देगा, और आपको उसको हल करना होगा। हल करने में बस छोटी छोटी बातों का आप दिमाग लगाएंगे। पहला काम करेंगे, चर राशियों को एक तरफ करना है। चर राशियों को बाएं पक्ष में कर लेना, किसी भी तरफ कर सकते हो, बाएं या दाएं तुम्हारी मर्जी है। चर राशियों को एक पक्ष, बाएं या दाएं आपकी मर्जी है, में करना है। उसके बाद चर राशि का मान निकालना है। चर राशि, अब चर राशि क्या क्या हो सकती है? एक्स हो सकती है सर, वाई हो सकती है, जेड हो सकती है। इसका मान निकालना है। बस ये छोटे छोटे काम करने हैं आपको। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने पीछे यहां पर आपको एक समीकरण दिया, x बराबर मैंने 7 अपने मर्जी से लिख दिया, लेकिन आपको सिखाता हूं अब कि x बराबर 7 आखिर आता कैसे है। कैसे पता चला कि x बराबर 7 पर ये वाला पक्ष और ये वाला पक्ष आपस में बराबर हो जाएगा? इसको समझते हैं, इसको सीखते हैं, मजा आएगा। 2x प्लस 2 बराबर x प्लस 9। तो हमारे पास एक समीकरण है 2x प्लस 2 बराबर x प्लस 9। पहला स्टेप क्या बताया कि आप चर राशियों को एक तरफ कर लो। अब कभी कभी सवाल बड़ा ही आसान आ जाता है, जैसे ये 5x बराबर 10। इसमें सर चर राशियां एक तरफ है x वाला, और अचर राशि दूसरी तरफ है। लेकिन यहां पर देखो दोनों तरफ चर राशियां आ रही हैं, तो आपको एक तरफ करना होगा। ये अपनी जगह पर है 2x, और ये वाला x उधर से इधर आएगा। तो जब बराबर चिन्ह के उधर से इधर आएगा तो उधर प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा। इसी प्रकार 9 अपने स्थान पर है, लेकिन ये दो अचर राशि है, अचर राशि को दूसरी तरफ करो तो ये 2 इधर प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? कुछ नहीं किया, इस x को उठा के उधर फेंक दिया और इस 2 को उठा के इधर लाया। ये प्लस का था उधर जाके माइनस का हो गया, और ये प्लस का था इधर आके माइनस का हो गया। अब ध्यान दो, 2x में से जब x घटाते हैं तो x बचता है, और 9 माइनस 2 कितना बचता है? 7 बचता है। बहुत सारे बच्चों को यहां पर डाउट होता है कि 2x में से x घटता है, कैसे घटता है, क्या होता है? तो मैं छोटी सी बात बता देता हूं कि जब ये एक समान होते हैं तभी इनको जोड़ा या घटाया जा सकता है। जैसे अगर कोई आपसे पूछे कि 2x स्क्वायर प्लस x कितना होगा, अब बहुत सारे बच्चे इसका 3x स्क्वायर आंसर करते हैं, बहुत सारे बच्चे इसको 3x बोलते हैं, लेकिन इन दोनों को आप आपस में जोड़ नहीं सकते हो क्योंकि यहां पर असमान पद हैं। ये एक्स स्क्वायर है और ये एक्स है, ये दोनों अलग अलग हैं। दोनों जब बिल्कुल एक जैसे होते हैं तभी आप जोड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये ऐसा होता 2x प्लस एक्स, तो चर राशि को कॉपी कर दो, यहां x था यहां x था, तो आंसर में भी x आ जाएगा।
और इसके सामने 2 है, इसके सामने कुछ नहीं, तो 1 होता है 2 और 1 कितना 3 हो जाएगा। तरीका है ये, समझ रहे हो? ठीक है। अब देखो सर, अगर ऐसा होता तब क्या होता? क्या इनको आपस में जोड़ा जा सकता है? आप बोलोगे हाँ हाँ, ये देखो एक जैसे हैं, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर एक जैसे हैं, तो कॉपी कर दो सर, कॉपी कर दो और इनके आगे की संख्याओं को जोड़ या घटा दो, तो 2 और प्लस 3 में 5 हो जाएगा। जोड़ हो रहा है तो जोड़ करेंगे, घटाना हो रहा है तो घटा देंगे। अरे कुछ तो बोलो। हाँ ठीक है, आता है ना, ये छोटी क्लास में सिखाया गया था, एक बार मैं रिवीजन करवा दिया। तो जोड़ और घटाना में बिल्कुल एक जैसे होने चाहिए। तो यहां पर 2x माइनस एक्स, यहां पर 1 है सर, x को कॉपी कर दिया, 2 माइनस 1 1 होता है, 1 लिखते नहीं है तो 1x बराबर 7। यहां पर बताना सर 5 और x आपस में, इनके बीच में अगर कोई चिन्ह नहीं है, अगर जैसे कोई संख्या 5 लिखी है और यहां पर x लिखा है, इनके बीच में जब कोई चिन्ह नहीं है तो कौन सा चिन्ह मानते हैं हम? सर गुणा का चिन्ह मानते हैं। तो 5 इधर गुणा हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे सर 5 उधर जाके भाग हो जाएगा, मतलब 10/5, 5 एकन्ना में 5, 5 दूना 10, तो x बराबर आंसर कितना आ गया? 2 आ गया। और आप देख सकते हैं कि जो हल आता है वो केवल और केवल एक ही हल आ रहा है। यहां भी एक हल आया बस 2, यहां भी केवल एक ही हल आया 7। बहुत सारे हल तो नहीं आए जैसा 2 चर में आता है, क्योंकि हमारे चैप्टर में क्या है, एक चर में है, और एक चर में केवल कितना हल आएगा? सर केवल एक हल आएगा। गलत नहीं करना एग्जाम में, बहुत बार बता दिया इसको, ठीक है। चलो अब हम सीधे मैदान में उतरते हैं और खेल स्टार्ट किया जाए, खेल स्टार्ट किया जाए। आपको सारे कॉन्सेप्ट मैंने बता दिए 3 पेज में, है ना, इतना बहुत है आपके लिए, इससे ज्यादा कॉन्सेप्ट जान के क्या ही करोगे। इसके आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो हम सवाल को करते करते सीखेंगे, और आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है एनसीईआरटी का उदाहरण संख्या 1। कर पाओगे इसको? देखते ही पता चल रहा होगा, अरे मैंने क्या बोला, कॉन्सेप्ट सीख जाओ, सब आसान है, ठीक है। और तुम्हें कौन जितना तुम्हारे सिलेबस में है उससे ज्यादा पढ़ा दिया मैंने, है ना, इतना सीख जाओ, एकदम चमकते सितारे की तरह इस चैप्टर में दंदना के आंसर करोगे। हाँ देखो सर, चर राशि को, ये वाली चर राशि है, ये वाली चर राशि, इनको एक तरफ करेंगे, 2x, और ये x इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? सर ये माइनस का हो जाएगा। और ये अचर राशि 3 को उधर भेजो तो 2 अपने स्थान पर है, 2 अपने स्थान पर है, पहले भी उधर था अभी भी उधर है, और ये 3 माइनस का उधर जाएगा तो प्लस हो जाता है। 2x में से x घटाएंगे तो सर x को कॉपी कर देना होता है, इसके सामने कुछ नहीं है तो हम 1 मानते हैं, लिखते नहीं है, तुम्हें समझ में आया इसलिए लिख दिया मैंने। और 2 माइनस 1 1 होता है सर, लिखते नहीं है तो मत लिखो ना। तो 2x माइनस x, x आ जाएगा बराबर 3 2 5। अभी एग्जाम में तुमने इतना तो कर लिया, फिर तुम्हें टेंशन हो रही है, पता नहीं सही है कि गलत है, ऐसा लगता है, पता नहीं सर ये सही आंसर आया कि गलत, पता नहीं नंबर मिलेगा कि नहीं, ऐसा लगता है। तो यहां इस चैप्टर की एक खूबसूरती है, एक खास बात है, और वो खास बात यह है कि आप सत्यापन कर सकते हो। जैसे ही अपने ऊपर डाउट हो, होना नहीं चाहिए जिंदगी में, लेकिन अपने ऊपर डाउट हो तुरंत सत्यापन कर लेना फटाफट, अगर टाइम है एग्जाम में तो। अच्छा कैसे करेंगे? पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, बायां पक्ष, बायां पक्ष है सर 2x माइनस 3, x के स्थान पर रख दो, जो उत्तर आया है, x का मान कितना आया 5, 5 दुना, पहले गुणा करते हैं, 5 दुना 10 माइनस 3, कितना आ गया 10 माइनस 3? सर 7 आया है। कितना आया भाई? 7 आया है। अब राइट हैंड साइड को उठाओ, दाया पक्ष x प्लस 2, x का मान कितना आया है तुम्हारा 5, तो x के स्थान पर रखेंगे 5 प्लस 2, और इसका भी आंसर कितना आ गया? 7 के बराबर। आया मजा? तो आपने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये दोनों के दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। मतलब मैं एकदम डंके की चोट पर कह सकता हूं कि यहां पर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब हमारा आंसर बिल्कुल जबरदस्त है। तो देखा, और किसी चैप्टर में ये सहूलियत नहीं मिलती है कि खुद ही आंसर चेक कर लो, एकदम अब भौकाल में जाना घर पे, मम्मी ये सवाल आया था एग्जाम में, कर दिया और आंसर भी सही कर लिया, चेक किया था मैंने मम्मी, एकदम बढ़िया है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, खाना खाओ आराम से। हाँ सर ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये दुख दे रहा है,
इसको समझाने से पहले एक तुम्हें खास बात बताना चाहता हूं। जब आप जोड़ घटाना करते हैं भिन्न का, तो देखो एक ट्रिक बताता हूं। जैसे 5 + 2/3, जब हम इसको जोड़ने जाते हैं तो एलसीएम और एलसीएम लेते हो ना। जब भी एक संख्या पूर्ण हो, मतलब इसके नीचे कुछ ना हो, कुछ नहीं है, 5 के नीचे कुछ नहीं है, तो एक काम करना, ये ट्रिक है, बढ़िया ट्रिक है। 3 को सीधे गुणा कराओ, 3 पंजे 15 + 2, और ये 3 अब एलसीएम में सबके नीचे आ गया। कब करना है ये? जब एक खाली और एक भरा हुआ हो, मतलब एक पूर्ण संख्या और एक भिन्न में हो। कर पाओगे? हो जाएगा ना। तो 15 और 2 17/3 इसका आंसर आ गया। अच्छा, यही माइनस में आता तब क्या होता सर? तो कुछ नहीं, फिर 5 × 15, ये जाके गुणा हो जाएगा सीधे। -2 और सबके नीचे 3 आ गया, और 15 - 2 13/3। ये ट्रिक है, इसको आप याद रखेंगे। तो चलो यहां पर भी खेल स्टार्ट करते हैं। और जो हल करने का तरीका मैंने बताया आपको कि चर राशियों को एक तरफ कर लो और अचर वालों को एक तरफ कर लो। चर राशियों को हम हमेशा बाएं तरफ रखें तो ज्यादा अच्छा लगता है। ये और ये एक तरफ आएंगे। ये सर प्लस का है, इसके सामने कौन सा चिन्ह है? प्लस का है। मेरी तरफ आएगा तब क्या हो जाएगा? माइनस का। जब कोई चिन्ह सामने नहीं होता है, समझो इसको। जैसे यहां पर लिखा है क्या? 2/3x। यहां दो चिन्ह छुपे हुए हैं, छुपे हैं। आई स्पाइस खेलते हो? आई स्पाइस, आई स्पाइस नहीं होता, आई स्पाई होता उसका नाम, ISPY, स्पाई। लेकिन हमें सर आई स्पाइस ही बोला जाता है, ठीक है। इसमें दो चिन्ह छुपे हुए हैं। इसके सामने जो चिन्ह होता है वो कुछ नहीं है तो प्लस का मानेंगे, और इनके बीच में जो चिन्ह होता है वो कुछ नहीं है तो गुणा का मानेंगे। अभी बताया ना ये? हाँ ठीक है, एकदम बेहतरीन, ठीक है, ओके। अब समझो, तो ये आ गया 2/3x इधर, और यहां प्लस का था तो यहां माइनस का हो गया, बराबर। ये अपने स्थान पर है -14, तो यहीं पर रहेगा। और इसको उठा के उड़ा के इधर ले जाओगे तो यहां प्लस का है, उधर जाके सर ये माइनस का बन जाएगा 7/2। स्टेप 1 में कोई दिक्कत नहीं है ना? अरे इधर उधर कर पाओगे? हाँ सर, ये तो काम है अपना, इधर का उधर करना। एक्सपर्ट है हम, इधर का उधर लगाने में अपन एक्सपर्ट है। चिन्ह बदलना मत भूलना बस, ठीक है। ये समझ में आ गया? ये उधर जाएगा तो माइनस, और ये इधर आएगा तो माइनस। ये दोनों पहले, ये पहले से माइनस था तो दोनों ही माइनस हो गए, ठीक है। अब समझो सर, अभी आपने इसका तरीका बताया था उधर, ये 3 इसके नीचे कुछ नहीं है तो 3 सीधे जाके गुणा हो जाएगा, और 3 पंजे 15x माइनस ये कितना है 2x बटे में, अब सबके बटे में कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। समझ गए? ये वही वाला तरीका है कि सीधे जाके गुणा हो गया, 3 पंजे 15x माइनस 2x बटे 3 बराबर। सर यहां भी वही लगा दो, मजा ही आ गया। 2 जाएगा 14 में, गुणा हो जाएगा 14 दूना 28, 14 दूना 28 -7, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसके पास तो 2 है। सबके बटे में कितना आ गया? 2 आ गया। आ रहा है समझ में? ठीक है। 15x - 2x सर 13x हो जाएगा, बटे में 3 बराबर। ये दोनों संख्याएं ऋणात्मक है। आपको पता होगा कि जब दो ऋणात्मक संख्याएं जैसे -2 और -3 है तो इनको जोड़ दिया जाता है, जब दोनों ही ऋणात्मक हो। 3 2 5, और दोनों जब माइनस के हैं तो माइनस का चिन्ह। अगर यही दोनों धनात्मक होती तो प्लस का 5 आंसर आ जाता। तो यहां सर दोनों ऋणात्मक है, 8 7 15, मतलब इसका आंसर माइनस का 35 आ जाएगा, और बटे में 2 आ जाएगा। यहां तक समझ में आ गया? अब अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन अभी भी अच्छा नहीं लग रहा तुम्हें, मुझे पता है। तो एक काम करो, अच्छा लगने के लिए हमें तो x निकालना है, तो आसान करने के लिए आप इसमें तिर्यक गुणा कर दो। तिर्यक गुणा का मतलब क्या होता है? ये इसमें जाके गुणा हो जाएगा और ये वाला इसमें जाके गुणा हो जाएगा। मैथ्स में ये कर सकते हैं आप। तिर्यक गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 13x × 2, है ना। ये 2 और 13x गुणा हो गए बराबर -35 × 3, और x का मान आपको निकालना है। x का मान आपको निकालना है, तो x का मान निकाल लो भाई। x बराबर कितना हो जाएगा? -35 × 3, ये तो अपने स्थान पर है, लेकिन अगर आप ध्यान से इसको देखें तो ये दोनों x में गुणा हो रहे हैं, 13 और 2 इधर गुणा हो रहे हैं, तो उधर जाके 13 और 2 नीचे पहुंच जाएंगे भाग में, है ना। कोई संख्या जब भाग होती है तो नीचे डालते हैं हर में, ये ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर। तो 13 और 2 इधर गुणा हो रहे थे, उधर जाके नीचे पहुंच जाएंगे भाग में। अब काटा पीटी मचा दो, कुछ नहीं कट रहा सर, कुछ नहीं कट रहा। 35 × 3 = 105 हो गया, और 13 दूना 26 हो गया।
ये आंसर हो जाएगा आपका एक्स का मान। अब देखो, अब मुझे भी टेंशन होने लगी, और तुम्हें तो हमेशा ही होती है, मुझे ये टेंशन होने लगी कि इतना बेकार आंसर तो नहीं आता। अच्छा, ऐसा आंसर आ जाए तब तो हम पक्का मान लेते हैं, अरे नहीं नहीं ऐसा आंसर नहीं आता, आंसर में तो 2 3 4 5 आने चाहिए, ये क्या गंदा सा आंसर आ रहा है। तो आओ चेक कर लेते हैं, हमारे पास सहूलियत है, आओ इसको चेक करते हैं। जब हम x के स्थान पर इतना रखेंगे तो ये बन जाएगा 5 गुणे, इधर बाएं पक्ष में 5 गुणे x के स्थान पर ये रख दो, प्लस 7/2, ये कितना बन जाएगा 525/26 प्लस 7/2। अब यहां पर 26 एलसीएम हो जाएगा, मैं चेक करा रहा हूं है ना, ये सब आना चाहिए तुम्हें। और 13 दूना 26, तो 13 7 91, माइनस कर दो 7 - 1 6, 52 - 9 कितना 43/26। तो ये इतना आ रहा है, काटा पीटी नहीं बचा रहा हूं मैं, इतना आ रहा है। कौन सा साइड है ये लेफ्ट हैंड साइड है सर, आप वेरिफिकेशन कर रहे हैं और ये लेफ्ट हैंड साइड है। अब एक बार राइट हैंड साइड को भी भाई चेक करना पड़ेगा, हमें राइट हैंड साइड को भी चेक करना पड़ेगा कि राइट हैंड साइड भी इतना ही आएगा क्या, नहीं आएगा तो आंसर गलत है, आ गया तो आंसर सही है। आइए आओ चेक करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये है 2/3 और x के स्थान पर कितना आया है -105/26 -14। आपके एग्जाम में कभी कभी आता है ये, सत्यापन कीजिए, तो आपको सत्यापन करना पड़ेगा, ठीक है। काटा पीटी मचाऊं क्या मैं, यहां पर 26 आ रहा है, तो चलो 3 से इसको काट देता हूं मैं, 3 त्रिक का 9 और 3 पंजे 15 और 35 दूना 70 -70/26 -14 -70 -14 तक 84 4 8 14 दूना 28 28 और 8 8 8 16 36/26 4 7 6 13 3 गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया कुछ, 6 चौक 24, यहाँ 436 आ रहा है, यहाँ 434 आ रहा है। अच्छा दोनों जुड़ जाएंगे ना, दोनों ही माइनस के हैं, तो दोनों को हम जोड़ देंगे, एक बार फिर से चेक करते हैं। 1484 8 बचा, 14 ने 28 8 8 16 36 हो गया, और ये बन गया अपना 4 7 6 13 3 7 6 13 3 1 3 1 4 434/26। अब देखो दोनों बराबर नहीं आ रहा है, हो सकता है कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो, उसको हम चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ ये 525 लिखा था मैंने, गलती से 527 लिख दिया, इसीलिए बराबर नहीं आ रहा, 2 ज्यादा हो गया, मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ये 525 था, यहां मैं गलती से 527 लिख दिया, तो इसको आप 525 कर लेंगे, ठीक है। इसको हम क्या लिख देंगे 525। वही मैं सोचूं ऐसे कैसे आंसर गलत आ जाएगा, 525, ठीक है। और अब इसको सॉल्व करोगे तो उतना ही आ जाएगा, कितना 434 माइनस 434/26। तो आई होप कि आपको यह समझ में आ गया होगा कि यहां भी सर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, बराबर है। तो टेढ़ा मेढ़ा आंसर देख के आपको घबराना नहीं है, हमारे पास टेक्निक है, हमें आता है कि किस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो आप कर भी लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम आ जाते हैं एनसीईआरटी के प्रश्नावली 2.1 में, और इसकी बात करते हैं कि इसमें किस प्रकार के सवाल हैं। पहला सवाल तो सर आसान है, चर राशि को इधर भेजेंगे तो ये -2x बराबर 18, और x का मान कितना आ गया 18। अब मैं वेरिफिकेशन नहीं करूंगा, अच्छा उत्तर की जांच करनी है, जब मैं नहीं करने पे आया तो करना है, और जब नहीं करना था तब मैं कर रहा था, नहीं समझ में आया ठीक है ना। उत्तर की जांच करना बड़ा ही आसान है सर, हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड यहां पर क्या है 3x है, x कितना आया है 18 आया है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है 3x है, x कितना आया 18 आया, तो 18 दूनी 36 18 तिया 54। और राइट हैंड साइड ले लो, राइट हैंड साइड ले लो, राइट हैंड साइड सर 2x + 18 है, सवाल देखो 2x + 18 है, x का मान हमारा 18 आया, 18 दूना 36 + 18, और ये भी कितना आ जाएगा 54। तो उत्तर की जांच हो चुकी है, और कैसे हुई है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड, वेरीफाई हो चुका है आपका उत्तर। आसान है, कर पाओगे।
ठीक है, तो ठीक है, प्रैक्टिस करना है और आसान सवाल है। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि हाँ सर चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हैं। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है, जिससे कि मुझे पता चल पाए कि आप कितना बढ़िया इसको समझ पा रहे हैं। लाइक करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, है ना, अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ शेयर करना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसको सॉल्व करते हैं। 5t, ये 5t है और ये 3t है, इनको एक तरफ कर लो सर। ये चर राशियों वालों को, t वालों को एक तरफ कर लिया। ये -5 अपने स्थान पर है और ये माइनस का 3 इधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। 5t - 3t 2t बन जाएगा और -5 + 3 -2 बन जाएगा। t और 2 आपस में क्या हो रहा है, कौन बच्चा बताएगा? 2 और t के बीच में कौन सा चिन्ह है? गुणा का चिन्ह है। तो गुणा का चिन्ह है तो इस 2 को उधर लाएंगे तो ये 2 इधर आके भाग हो जाएगा। 2 51 में 2, 2 51 में 2 और आंसर इज -1। अब हमें सत्यापन करना है -1 के साथ। तो सबसे पहले सर हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं सत्यापन में। यहां लिख दो सत्यापन, जब एग्जाम में करना तो आप हेडिंग डाल देंगे ऊपर सत्यापन। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड की बात करेंगे। क्या है? 5t - 3। t का मान हमारा कितना आया है? -1। तो t के स्थान पर आप इस प्रकार से -1 लिखेंगे। कोष्टक कब लगाते हैं? जब दो चिन्ह जैसे गुणा का और माइनस का एक साथ आ रहा था तो कोष्टक लगा देंगे। -3, 5 51 में -5 -3 -8। ठीक, अब राइट हैंड साइड से भी यही आना चाहिए, तभी आपका उत्तर सही माना जाएगा। तो राइट हैंड साइड है 3t - 5। t का मान सर -1 है। 3 51 में 3 तो -3 -5 ये भी आ गया कितना? -8। मतलब आपने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक, आसान है, कर लोगे। तो इसी प्रकार से आपको वेरिफिकेशन करना है। बढ़ेंगे अपने अगले सवाल पर। यहां देखिए 5x - 3x, 3x इधर आएगा तो माइनस का, और ये 5 और 9 इधर आएगा तो ये भी माइनस का। सर 5x - 3x 2x होता है और 5 - 9 -4 होता है, तो x का मान -4/2 अर्थात -2 आ जाएगा। तो x कितना आ गया? -2। अगला काम हमें वेरिफिकेशन का करना होता है, और वेरिफिकेशन में हमें पता है कि सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? 5x + 9। x का मान आया है -2, तो 5 गुणे x के स्थान पर -2 + 9, 5 दूना 10 तो -10 + 9, और ये आ गया -1। कर पाओगे? इसी प्रकार आप राइट हैंड साइड अगर लेते हैं, राइट हैंड साइड में है 5 + 3x, तो 5 + 3 गुणे x का मान कितना है? -2। 5 3 दूना 6 और प्लस माइनस देखो, प्लस और माइनस माइनस, और 3 दूना 6 और 5 - 6 कितना होता है? जब दोनों संख्याओं के एक प्लस है एक माइनस है तो आपस में घटा देंगे। 6 और 5 का अंतर 1 होता है, बड़ी संख्या माइनस में है तो माइनस आ जाएगा। ये भी -1, ये भी -1। मतलब हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर है। जिन बच्चों को ये माइनस प्लस नहीं करना आता है, कमेंट बॉक्स में अपना रिप्लाई करेंगे कि सर इस प्रकार का माइनस हमें नहीं आ रहा है, एक बार हमें सिखा दो, तो मैं उसको भी सिखा दूंगा। लेकिन आप जब अपनी चीजें मुझे बताओगे तभी मैं सिखा पाऊंगा। जो भी आपको मैथ्स में डाउट है किसी भी बेसिक से बेसिक टॉपिक में, वो जरूर आप कमेंट बॉक्स में मेंशन किया करें। आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना। इसमें भी वही है, उत्तर की जांच करना है। तो जेड वालों को एक तरफ कर लो भाई, आसान है, अब तो कर पा रहे हो। वीडियो पॉज करो, है ना, और इसको सॉल्व करो और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के तब वीडियो प्ले करके मेरा आंसर चेक करो। मैं देखना चाहता हूं कि ये वाला सवाल कौन कौन बच्चा सही कर पा रहा है। 4z - 2z कितना आ जाएगा? 2z और 6 - 3 3 हो जाएगा, और z का मान 3/2 हो जाएगा। z का मान कितना आ गया? 3/2। जब नहीं कटेगा तो नहीं काटना, जबरदस्ती नहीं करना। अब इसको वेरिफिकेशन अगर आप करते हैं तो सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। कितना है? 4z + 3, और z का मान है 3/2। अभी जो हमने z का मान लाया कितना? 3/2 + 3 है ना, z के स्थान पे 3/2 आ गया।
2 एक में 2, 2 दूना 4 और 2 और 3 गुणा हो रहे हैं, 2 3 6 प्लस 3, ये वाला प्लस 3, 6 3 कितना हो गया 9 हो गया। लेफ्ट हैंड साइड आ गया 9 और इसी प्रकार आप राइट हैंड साइड निकाल के बताओ कितना आएगा। तो सर यहां पर है 6 प्लस 2z और z का मान कितना है, तो आपने देखा 3/2, 2 से 2 को उड़ा दिया, 6 और 3 जोड़ेंगे तो कितना आ गया 9 आ गया। अर्थात यहां पर भी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, बढ़ेंगे अपने आगे की सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। और यहां पर जब आप इस वाले x को इधर लाएंगे तो ये माइनस का है तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, और ये -1 जब इधर जाएगा तो 14 और -1 किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। 2x में x जोड़ेंगे तो 3x हो जाएगा, 14 और 1 15 हो जाएगा और x का मान 15/3 अर्थात 5 आ जाएगा। x बराबर कितना आ गया 5 आ गया। अब यही x का मान जो 5 आया है इसको आप लेफ्ट हैंड साइड में अगर पुट करते हैं, x के स्थान पर 5, 5 दूना 10 -1 और 10 -1 कितना होता है 9। राइट हैंड साइड में अगर आप इसको पुट करते हैं 14 माइनस एक्स, एक्स का मान कितना आया भाई 5 आया है, तो 14 माइनस एक्स के स्थान पर 5 और 14 माइनस 5 भी 9 होता है। अर्थात यहां पर भी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। यहां पर भी आपने वेरीफाई कर ही दिया। मानते नहीं हो तुम लोग, मानते नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। अब धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता चला जाएगा और अभी प्रश्नावली नेक्स्ट में आपको और खतरनाक क्वेश्चंस देखने को मिल रहे होंगे। निम्न समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। अब यहां पर भी समीकरण को हल करना है और आसान है ये भी, बस ये थोड़ा सा ऐसा आ गया जो आपको परेशान कर सकता है थोड़ा सा, बस थोड़ा सा, जिन बच्चों को नहीं आता। इस प्रकार लिखने का मतलब ये हो जाता है कि जो 3 है कोष्टक के बाहर, ये x में भी गुणा हो रहा है और 1 में भी गुणा हो रहा है। कैसे? ये 3 जो है वो x में भी गुणा होगा और 1 में भी गुणा होगा, ऐसे लिखने का यही मतलब होता है। तो 8x + 4 इज इक्वल टू 3x, 3 गुणे x 3x और 3 गुणे 1 3 1 में 3, प्लस में 7 है तो प्लस में 7 लिख दो। अब फिर से देखो आसान बन चुका है, सभी चर राशियों को एक तरफ और सभी अचर राशियों को एक तरफ कर लो, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। कैसे? देखो 3x मेरी तरफ आएगा तो 8x माइनस का 3x बराबर -3 और +7 पहले सॉल्व कर लो तो 7 - 3 कितना 4 हो जाएगा, 7 - 3 कितना 4 हो जाएगा और ये वाला 4 उधर जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। देखो फिर से 7 - 3 किया तो ये 4 आ गया और ये वाला 4 प्लस का उधर गया तो माइनस का 4 हो गया। 8 - 3 5x बराबर 4 - 4 0, तो x का मान 0/5 और 0 अगर कोई भी संख्या हो 0 को छोड़कर नीचे तो उसका आंसर हमेशा 0 आता है। x का मान भाई यहां पर तो गड़बड़ आ चुका है, यहां पर x का मान कितना आ गया 0 आ गया। हमारे मन में डाउट होने लगा कि सर क्या x का मान 0 भी आ सकता है, क्या ये सही है या गलत है? आओ चेक करते हैं एक बार, ठीक है, आओ चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को चेक करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में है दोस्त 8x + 4 और x का मान आपने 0 ले आया तो 0 को हीरो बना दो, यहां पे x के स्थान पर 0 रख दिया। 8 × 0 0 + 4, मतलब यहां से जो आ रहा है आंसर वो 4 आ रहा है। कहां से? लेफ्ट हैंड साइड से। इसी प्रकार अगर आप राइट हैंड साइड को चेक करते हैं, राइट हैंड साइड क्या लिखा है 3 ब्रैकेट में x - 1 + 7 और x का मान 0 आया है तो आप इसमें 0 पुट करें x के स्थान पर, तो 0 - 1 + 7, फिर ये हो जाएगा 3 गुणे 0 - 1 तो -1 ही होगा, 3 गुणे -1 माइनस का 3 + 7 और 7 - 3, यहां से भी 4 आ गया। आप देख पा रहे हैं कि यहां भी भाई लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के दोनों बराबर हो चुके हैं, मतलब दिया गया हल बिल्कुल सही हल है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है, सभी बोर्ड्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अपनी एनसीईआरटी पर इंपॉर्टेंट जरूर टिक कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, ये भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है, बहुत खतरनाक नहीं है, इसको मैं एक बार ढंग से लिख देता हूं। x बराबर
4/5 और x+10। ये सवाल है। अब यहां पर क्या करेंगे हम, क्या 4/5 को इन दोनों से गुणा करना चाहिए या 5 को उधर भेज दो, तो 5 को इधर भेज दो, आसान हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से दिखने लगेगा। 5 यहां नीचे भाग हो रहा है, इधर आके गुणा होगा, तो ये बन जाएगा 5x, 5 गुणे x 5x बराबर 4 बचा यहां पर, और कोष्टक में बचा x+10। अब ये 4 इसके साथ भी गुणा हो जाएगा और इसके साथ भी गुणा हो जाएगा, तो फाइनली 5x बराबर 4x+4 दाहिनी 40। चर राशियों को एक तरफ करो तो ये 4x इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और फाइनली 5x - 4x, x बचेगा बराबर 40। तो x का मान 40 आ गया। यहां भी उत्तर की जांच करनी है तो कोई बात नहीं, हम कर देंगे सर। हमें लेफ्ट हैंड साइड x दिया है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, x है, और x का मान आ गया है 40। अब हम राइट हैंड साइड को अगर हम सॉल्व करें, राइट हैंड साइड क्या है, 4/5 इन ब्रैकेट x+10। सवाल में ये दिया है। एनसीईआरटी की बुक अपने सामने खोल लो, ज्यादा दिक्कत हो तो। ठीक है, x का मान 40 है तो आप इसके x के स्थान पर 40 रखेंगे, x के स्थान पर आप 40 रख दीजिए। 4/5, 40 और 10 50 होता है, 5 51 में 5, 5 दाहिनी में 50, और 10 गुणे 4 40। क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपको बराबर दिखा, चमक रहा है? हाँ, तो यहां पर लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस प्रकार के भाई आसान और बेहतरीन सवाल हैं जिनको आप चुटकी बजाते ही सॉल्व कर लोगे। इसको भी उड़ा दिया जाए? हाँ सर आसान है, तो बच्चा सवाल हो गया, बच्चा सवाल हो गया। अब इसको देख के डरना नहीं है, इसको डराना है कि मेरे सामने तो नहीं टिकने वाला। आओ देखते हैं कैसे। नियम तो वही है कि चर राशियों वालों को एक तरफ कर लो, ये वाला और ये वाला, इसको इधर लाओगे तो सर ये माइनस का हो जाएगा, और 1 को उधर ले जाओगे तो 1 भी माइनस का हो जाएगा। आसान है। 3 और 15 का एलसीएम कितना होता है भाई? 15 होता है। सर हमें तो निकालना पड़ता है, आपने तुरंत बता दिया कैसे। जो भी बड़ी संख्या है, जैसे 15 बड़ी संख्या है, अगर छोटी संख्या के पहाड़े में आता है तो वही एलसीएम हो जाता है। 3 के पहाड़े में 15 आ रहा है, 3 पंजे 15, तो 15 ही एलसीएम हो जाएगा। अब हमें इसको भी 15 बनाना है, और ये तो पहले से 15 है, इसको 15 बनाना पड़ेगा। कैसे बनाओगे? 3 में किससे गुणा करने पर 15 आएगा? 5 से, तो 5 से ऊपर गुणा कर दो, 5 दूना 10x है ना। 15 बनाना है, 15 बनाने के लिए ऊपर नीचे 5 से गुणा करना पड़ेगा। 5 तिया 15 बन चुका, और 5 दूना 10x ऊपर। ये पहले से 15 है तो इसमें कोई फर्क नहीं आएगा, ये 7x ही रहेगा। 3 - 1 2 हो जाएगा। 10x - 7x 3x बराबर 2 गुणे 15, उधर जाके गुणा हो जाएगा 2 गुणे 15। 3x बराबर 15 दूना 30, और x का मान आ जाएगा 30/3 मतलब कि 10। कुछ खतरनाक पढ़ा दिया क्या? या आसान ही है ना? आसान ही है सर, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अब वेरिफिकेशन करवा दो एक बार वेरिफिकेशन करवा दो। वेरिफिकेशन क्या होता है? अरे वही सत्यापन, उत्तर की जांच। वेरिफिकेशन में आप सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? 2x प्लस 2x/3 प्लस का 1, यही है। अब x का मान 10 आया है तो लिखेंगे 2 गुणे x के स्थान पर 10/3 प्लस 1। 10 दूना 20/3 प्लस 1। एक ट्रिक सिखाया था, याद है क्या? कि 3 सबके नीचे आ जाएगा, इसके नीचे पहले से है तो इसमें कोई फर्क नहीं, और इसके नीचे कुछ नहीं, तो 3 51 में जाके 3 गुणा हो जाएगा, 3 51 में 3, और ये फाइनली आ चुका है 23/3। लेफ्ट हैंड साइड कितना आ गया? 23/3। अब इसी प्रकार से आप राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। कितना है? 7x/15 प्लस 3। x का मान कितना है भाई? x का मान सर 10 है। 5 दूना 10 और 5 तिया 15, तो ये क्या बन गया? ये बन गया 7 दूना 14/3 प्लस 3, और सर 3 यहां भी एलसीएम हो जाएगा, यहाँ 14 रहेगा क्योंकि इसके नीचे पहले से 3 है, और इसके नीचे कुछ नहीं, तो 3 त्रिका 9, 9 4 23/3।
यहां भी वही आ रहा है, वहां भी वही आ रहा है, तो मैं क्या लिख दूंगा कि बिल्कुल आंसर अपना सही है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सारे के सारे ही हैं। 9th क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और यहां पर क्या दिया है, यहां पर सर y वाला, यहां पर y वाला, तो y वालों को एक तरफ कर दो। यहां 26/3 है और ये 5/3 उधर जाके माइनस हो जाएगा। 2y और y 3y, 26 दोनों के नीचे 3 बराबर है, हर बराबर है तो ऊपर माइनस कर दो। 26 - 3 21 और 3 सत्ते 21, मतलब हमारे पास फाइनली आ गया 3y बराबर 7। तो y बराबर क्या हो जाएगा भाई, y बराबर हो जाएगा सर 7/3। कितना, 7/3। ठीक है, अब y का मान वही है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ले लो। यहां लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, 2y + 5/3। y का मान आपने देखा कि 7/3 आ रहा है, तो y के स्थान पर हमने लिख दिया 7/3। पहले गुणा करते हैं हमेशा, तो 7 दूना 14/3 + 5/3, 14 5 19/3। लेफ्ट हैंड साइड आपने देखा कितना आ चुका है, 19/3। इसी प्रकार आप दोस्त राइट हैंड साइड निकालेंगे, 26/3 माइनस y, 26/3 और y का मान आया है 7/3। 26 - 7 करेंगे तो 21/3। अरे 21 नहीं सर, 19 होता है, क्या बात करते हो। 26 - 7 करेंगे तो 19/3। ठीक है, तो वही है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। LHS इज इक्वल टू RHS। बन चुके खिलाड़ी, अनाड़ी नहीं रहना, खिलाड़ी बनना है। आ जाओ 10th क्वेश्चन पे। सर m वालों को एक तरफ कर लो, ये वाला और ये वाला। 3m - 5m बराबर -8/5। 3m में से 5m को माइनस किया तो माइनस का 2m बराबर -8/5। माइनस से माइनस को उड़ा दिया और ये बन गया m बराबर 8/5। और ये 2 इधर गुणा हो रहा है, ऊपर है तो उधर नीचे चला जाएगा 5 के पास, है ना, इधर गुणा हो रहा है, उधर जाके भाग हो गया। अब किसी बच्चे को लग रहा हो नहीं सर वहां भी गुणा हो रहा है, तो भाई नीचे हो रहा है ना, हर में, और हर में गया है तो भाग का मतलब है भाग है। 2 × 9 = 2, 2 × 4 = 8, तो ये बन गया m का मान 4/5। सत्यापन करना है सर, तो सत्यापन कर लेते हैं। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, ये है 3m, m का मान आपने निकाला है 4/5, तो 3 × 4 = 12/5 ये आ जाएगा। अब हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं, कितना है 5m - 8/5। m का मान कितना है भाई, m का मान है 4/5 - 8/5, तो ये बन जाएगा 5 × 20, 5 × 20, पहले गुणा हो जाएगा, 5 × 20/5 -8/5 और 20 - 8 12, 12/5। आप देख पा रहे होंगे दोस्त कि यहां पर भी आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बिल्कुल बराबर है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लिखेंगे सीधे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो उदाहरण 3 में दिया है, हल कीजिए 6x + 1/3 + 1 = x - 3/6। अब देखो धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल क्या हो रहा है, इंक्रीज होता चला जा रहा है और थोड़े थोड़े मुश्किल सवाल आना स्टार्ट हो चुके हैं। आपने देखा कि प्रश्नावली 2.1 में बहुत ही आसान आसान सवाल थे, और जैसे जैसे आप क्वेश्चन नंबर 1 से 10 की तरफ बढ़ रहे थे, क्वेश्चंस का लेवल इंक्रीज हो रहा था, मतलब धीरे धीरे मुश्किल सवाल आना स्टार्ट हुए थे। तो मुश्किल कुछ नहीं है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मुश्किल जैसा कुछ नहीं है। देखो यहां पर ध्यान दो, एक ही बात बताया मैंने कि चर राशियों को एक तरफ कर लो। इन सबके पास चर राशि है कहीं ना कहीं, 6x + 1/3, इसके पास भी है, ये भी चर राशि वाला, इन दोनों को एक तरफ कर लो। 6x + 1/3 हो गया सर, और ये हो गया माइनस का x - 3/6, और ये 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, हाँ या ना। एक और आसान, इससे भी आसान तरीका है, वही बता दूं, है ना, मैं सोच रहा था कि चलो ये बता देता हूं। इससे भी आसान तरीका आपके लिए लेकर आया हूं मैं, ध्यान दो। इससे भी आसान तरीका क्या है कि सर जो आपने भिन्न वाला ट्रिक बताया था उससे 3 LCM ले लो, 3 LCM ले लो।
तो ये तो 6x+1 है और इसके नीचे कुछ नहीं है, तो 3 जाके गुणा हो जाएगा और 3 एकन्ने में 3 हो जाएगा। वही वाला नियम लगाया हूं मैं। देखो इसके नीचे तो सब कुछ है, 3 है, तो ये तो 6x+1 रहेगा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 3 एकन्ने में 3, और ये एलसीएम सबके नीचे आ गया। यहां पर कोई दिक्कत नहीं है सर, इसको ऐसे लिख दो x-3/6, x-3/6। कोई दिक्कत है? आसान है। अब ये 3 से मैं 6 को काट सकता हूं, 3 एकन्ने में 3, 3 दूना 6, लेकिन बच्चों को थोड़ी तकलीफ हो जाती है, तो आपके हिसाब से ही करता हूं मैं इसको। ऊपर देखो 6x और 3 और 1 दोनों नंबर है, दोनों के पास x नहीं है, तो आपस में जुड़ जाएंगे, 3 और 1 4। 6 में 1 नहीं जुड़ सकता, इसके पास x है तो ये अलग रहेगा, बराबर 3 यहां पर सर नीचे था, भाग हो रहा था, तो इधर जाएगा और इन सब में गुणा हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत वाली बात? तो आई होप कि ये चीजें आपको क्लियर होंगी। ठीक है, अब 3 से 6 को उड़ा दो, 3 से 6 को उड़ाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 एकन्ने में 3 और 3 दूना 6, 6x+4 बराबर, अब देखो यहां 1 से गुणा करने का कोई मतलब नहीं है, x-3/2। समझते रहो, स्टेप बाय स्टेप समझते रहो। अब 2 यहां भाग हो रहा है, इन सब में आके गुणा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 कोष्टक में 6x+4 बराबर 2 आया। इस पूरे में गुणा होगा, ऐसा नहीं कि बस एक में गुणा होगा, सब में गुणा होगा, तो सब में गुणा होगा तो ये पूरा का पूरा कोष्टक में रहेगा, बराबर x-3। 2 इन दोनों के साथ गुणा हो रहा है तो दोनों के साथ गुणा करवा दो, 2 छक्का 12x और 2 चौका 8 बराबर x-3 12x, और ये वाला x इधर आएगा तो माइनस का x बराबर ये माइनस का 3, और ये 8 इधर जाएगा तो माइनस का 8, 12x माइनस x 11x हो जाएगा। 8 और 3 दोनों माइनस के हैं तो माइनस का 11, x का मान -11/11 और काट देंगे तो -1 आ जाएगा। तो इसका हल कितना आ गया, x बराबर -1। प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस का गेम है, समझ में सब आएगा, लेकिन जब इसको बिना देखे करने की कोशिश करेंगे तो स्टार्टिंग में आप अटक जाएंगे। करके देखना क्लास के बाद, स्टार्टिंग में तकलीफ होगी, लेकिन एक बार दो बार जब खुद से बनने लगेगा तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा और जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। तो खुद से करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सवाल भी आसान है, आओ इसको करके देखते हैं। ये 2 सर अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो कर दो, 2 इन दोनों में गुणा हो रहा है तो दोनों में गुणा कर दो, 5x माइनस 2 और 2 2 दूना 4x माइनस और माइनस प्लस और 2 सत्ते कितना 14 बराबर 2 इन दोनों में गुणा हो रहा है, कर दो भाई, 2 तिया 6x और 2 एकन्ने में 2 प्लस 7/2। कुछ खतरनाक कर दिया क्या? बस इस 2 को इन दोनों में गुणा करा दिया, इस 2 को इन दोनों में गुणा करा दिया, बाकी सब ऐसे ही छाप दिया एज इट इज। अब आगे वही खेल है कि 5x और -4x x बन जाएगा, 5 - 4 1 होता है, एक लिखते नहीं है, और इस 6x को मेरी तरफ जब लेकर आप आएंगे तो ये माइनस का 6x बन जाएगा। मतलब इसका काम हो चुका, इसका काम हो चुका और इसका काम हो चुका, बराबर यहां पर सर लिखा है -2 प्लस का 7/2 और ये प्लस का 14 उधर जाएगा तो -14 बन जाएगा। सभी चर राशियों को एक तरफ और सभी अचर राशियों को एक तरफ व्यवस्थित कर दिया गया है। अब जो आगे का खेल है इसको सॉल्व करने का है। x माइनस 6x कितना, माइनस का 5x बराबर, आसान कर लो इसको, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 2 बस इसके नीचे है तो इधर भी जाके पटाखा फोड़ेगा, इधर भी जाके पटाखा फोड़ेगा, मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 दूना 4 तो माइनस का 4, इसमें कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि इसके पास पहले से 2 है, और यहां 14 दूना 28। ठीक है, तो माइनस का 5x बराबर 28 और 4 दोनों माइनस के हैं तो आपस में जुड़ जाएंगे, तो 28 4 32, तो माइनस का 32 प्लस 7/2 -5x इज इक्वल टू -32 प्लस का 7 -25/2। माइनस से माइनस को उड़ा दिया और 5 यहां गुणा हो रहा है, उधर जाके भाग हो जाएगा, तो x का मान आ जाएगा इतना 25/2, और 5 यहां ऊपर था तो यहां नीचे आ जाएगा भाग में, तो 5 करने में 5 5 पंजे 25, तो x का मान फाइनली कितना आ गया 5/2। डब्बे में बंद कर दो इसमें। ठीक है, आसान है।
तो आपने एनसीईआरटी में जितने भी कुल मिलाकर 4 उदाहरण दिए गए थे उन 4 के 4 उदाहरण को कर लिया है। अब जो बारी आती है, अब बारी आती है प्रश्नावली 2.2 की, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो जैसे अभी तक सवालों को उड़ाया है वैसे ही इसको भी उड़ाएंगे, टेंशन नहीं लेने का। आओ इसको खेलते हैं, देखते हैं किस प्रकार से इसको हम सॉल्व करेंगे। सर वही बात है कि ये चर राशि है, इनको एक तरफ कर लो तो x/2, और ये इधर प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का x/3 बराबर। ये अपनी जगह पर 1/4 है और ये 1/5 इधर माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। एलसीएम लेंगे 3 और 2 का 6। अब इसको 6 बनाने के लिए 3 से गुणा होता है, तो 3 से ऊपर गुणा किया तो 3x। 3 को 6 बनाने के लिए 3 दूना 6, 2 से गुणा होगा तो 2 से ऊपर गुणा किया तो 2x बराबर 5 और 4 का एलसीएम 20 हो जाएगा। 4 को 20 बनाने के लिए 5 से गुणा करना पड़ेगा, 4 पंजे 20, तो 5 से ऊपर गुणा किया तो 5 करने में 5। 5 को 20 बनाने के लिए 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो 4 से ऊपर गुणा किया तो 4 करने में 4 हो गया। अब 3x - 2x x/6 हो गया, ये 5 4 9/20 हो गया। ये 6 यहां पर भाग हो रहा है, उस तरफ जाकर ये 6 क्या हो जाएगा, बिल्कुल बढ़िया गुणा हो जाएगा। 2 तिया 6 और 2 दहाई में 20, 9 तिया 27/10 इसका आंसर हो जाएगा। x बराबर कितना, 27/10 इसका बेहतरीन आंसर हो जाएगा। अरे कुछ तो बोलो कि हाँ समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है, कुछ तो बताओ। तो बताना पड़ेगा, कमेंट बॉक्स में बताएंगे, है ना। देखो कितने प्यारे प्यारे से सवाल हैं। प्रश्नावली 2.2 में है ना, 10, पता नहीं क्यों 10 आ रहा है मेरे मुंह में। ठीक है, 2 4 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा सर, 6 हो जाएगा। नहीं सर, 4 के पहाड़े में 6 नहीं आता। तो देखो सबसे बड़ी संख्या को पकड़ो, ये वाला एलसीएम निकालना सबको आता है, 2 4 6, ये तो आता ही है तुम्हें, मैं कुछ नया ट्रिक बता रहा हूं, कभी कभी लग जाता है ये। सबसे बड़ी संख्या को पकड़ लिया सर, 6 है। सबसे बड़ी संख्या क्या है यहाँ पे, यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या क्या है, 6 है। 2 के पहाड़े में 6 आता है, हाँ सर ठीक है। 4 के पहाड़े में 6 आता है, नहीं, मामला गड़बड़ हो गया, 4 के पहाड़े में 6 नहीं आता। अब 6 के पहाड़े की अगली संख्या ले लो 12, क्योंकि 6 तो टाइटाइफिस हो गया, 6 तो 4 के साथ गड़बड़ हो गया, 4 के पहाड़े में नहीं आता। तो 6 के आगे की संख्या क्या, 12। 2 के पहाड़े में 12 आएगा, हाँ सर आएगा। 4 के पहाड़े में 12 आएगा, हाँ सर 4 तिया 12 आएगा। 6 के पहाड़े में 12 आएगा, हाँ सर 6 दूना 12 आएगा। तो मतलब 12 क्या हो गया, इसका एलसीएम हो जाएगा। आसान है, तो लिखेंगे 12 इसका एलसीएम हो जाएगा। और सबको अब हम 12 बनाने की कोशिश करेंगे। जब 2 को आप 12 बनाएंगे तो 6 से गुणा होगा, 6 दूना 12, तो 6 से ऊपर गुणा किया तो 6n। जब आप 4 को दोस्त 12 बनाएंगे तो 3 से गुणा करते हैं, 4 तिया 12, तो ऊपर 3 से गुणा हो जाएगा, 3 त्रिका 9n। 6 को 12 से गुणा, 12 बनाना है, 6 दूना 12, तो 2 से ऊपर गुणा किया तो 5 दूना 10n बराबर 21। ठीक है, 10n और 6n मिलके 16n माइनस 9n बटे 12 बराबर 21। 16 माइनस 9, 9 7 16 होता है, तो 7n बराबर 21 गुणे 12। और n का मान सर 7 यहां गुणा हो रहा है, उधर जाके भाग हो जाएगा, 21 गुणे 12 बटे 7, 7 तिया 21, तो n का मान आ गया 12 दूना 24, 12 तिया 36। n का मान साथी कितना, 36 आ जाएगा। आई होप कि ये बातें क्लियर होंगी और कोई दिक्कत नहीं होगा। अब किसी बच्चे को लग रहा होगा कि सर एक बार इसको भी तो चेक करवा दो कि सही है कि गलत। तो देखो n का मान यहां पर रख दो 36, तो ये बन जाएगा 36/2। सत्यापन लिख देता हूं मैं, सत्यापन इसका करके दिखा देता हूं मैं। सत्यापन में मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया और n का मान 36 रख दिया, 36/2 माइनस 3 गुणे 36/4 और क्या है प्लस का 5 गुणे 36/6। इन सबको सॉल्व करने पर दाया पक्ष आना चाहिए, मतलब 21 आना चाहिए, तब हमारा आंसर सही है। इसको सॉल्व करोगे, अगर 21 आ गया तो सही है, नहीं आया तो गड़बड़ है। देखते हैं, 2 से इसको काट दिया, 18 आ गया, 4 9 36 हो गया और 6 6 का 36 हो गया। 18 माइनस 9 तिया 27 हो गया और 6 पंजे कितना 30 हो गया। ठीक है,
तो कितना आना चाहिए 21। देखते हैं 30 और 18, 30 और 18 48 माइनस 27 हो गया और इनको माइनस किया तो 21 आ गया जो कि RHS के बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर है। तो इस प्रकार आप सत्यापन कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला सवाल, तो सवाल कितना भी टेढ़ा मेढ़ा है, जो कॉन्सेप्ट बताया हूं बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट पर अडिग रहना है। ये नहीं सोचना अरे 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 ये कैसे होगा, ये सब नहीं सोचना, सब होगा जैसे आपको बताया वैसे ही करोगे तो सारे आंसर्स आएंगे। जैसे यहां पर चर राशि ये वाली और ये वाली सबको एक तरफ ले आओ भाई, x हो गया प्लस का 8x/3 हो गया और ये इधर आएगा, सॉरी ये माइनस का है तो माइनस का ही रहेगा, ध्यान देंगे ये दोनों तो अपनी तरफ हैं तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे और ये इधर आएगा जब तो ये माइनस का है तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 5x/2 बराबर 17/6 और ये 7 उधर जाएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा। ठीक है, 3 और 2 का एलसीएम आपने देखा कि 3 और 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 6 जाके मल्टीप्लाई हो गया तो 6x, 3 के पहाड़े में 3 दूना 6 तो ऊपर 2 से गुणा किया 8 दूना 16x और 2 के पहाड़े में 2 3 6 तो ऊपर 3 से गुणा किया तो 3 पंजे 15x बराबर यहां भी 6 हो गया और 17 माइनस 6 सत्ते 42, 6 से 6 को उड़ा दो सर। ठीक है, दोनों धनात्मक हैं, ये वाला पॉजिटिव है ये वाला भी पॉजिटिव है, इनको जोड़ दो 15 और 6 21x माइनस 16x बराबर 17 माइनस 42 करो भाई, 12 माइनस 7 5 हो गया और 3 माइनस 1 2 25 हो गया। ठीक है, माइनस का 21x माइनस 16x कितना हो जाएगा 5x बराबर माइनस का 25 और x बराबर कितना माइनस का 25/5 अर्थात माइनस का 5। तो x का मान यहां से जो इसका हल निकल के आया है वो आया है साथी कितना माइनस का 5। आसान है। ठीक है, बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। निम्नलिखित समीकरण को हल करना है। अब देखो यहां पर क्या है, यहां पर सबको एक तरफ ले जाने का कोई अभी फायदा नहीं है कि सबको एक तरफ ले गए एलसीएम लिया, कुछ नहीं करो, बराबर के एक उधर है एक इधर है और यहां एलसीएम लेना ही नहीं है क्योंकि यहां सबके नीचे 3 है यहां सबके नीचे 5 है। सर अगर मान लो टेढ़ा टेढ़ा होता कि किसी के नीचे है x के नीचे 3 है 5 के नीचे ना हो तब तो एलसीएम लेते, पूरा भरपाई हो रखा है कोई दिक्कत नहीं है। तो जब कोई बवाल ही नहीं है तो सवाल ही नहीं है, तिर्यक गुणा कर दो भाई, तिर्यक गुणा 5 जाएगा और x माइनस 5 पूरे में गुणा होगा, तिर्यक गुणा का मतलब 5 इन दोनों में गुणा होगा ऐसे, और ये 3 जाएगा इन दोनों में x माइनस 3 में गुणा होगा ऐसे, 5 को अंदर ले जाएंगे तो 5x माइनस 5 पंजे 25 बराबर 3 को अंदर ले जाएंगे तो 3x माइनस 3 त्रिका 9। सर यहां छोड़ दो हम कर लेंगे कोई बात नहीं, ठीक है कर लोगे तो समझाने की जरूरत है क्या क्या कर रहा हूं। 3x को इधर लाया तो माइनस और 25 को उधर ले गया तो प्लस, 5 माइनस 3 2x बराबर 25 माइनस 9 कितना 16 और x का मान कितना 16/2 मतलब 2/16। x का मान यहां से कितना आ गया इस वाले में, x का मान यहां पर 8 आ चुका है। जो नियम बताया कि चर राशियों को एक तरफ अचर राशियों को एक तरफ, बस उसी पर मैं काम करता जा रहा हूं और आप देख पा रहे होंगे अपने आप आंसर्स निकल रहे हैं, कुछ मेहनत नहीं करनी, बस एक बात का ध्यान रखना है कि प्लस माइनस गुणा भाग ये आपको आना चाहिए, दशमलव का भी भिन्न का भी हर प्रकार का। ठीक है, यहां देखो कितना भी भयंकर लगे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई टेंशन नहीं है सर, आसानी से होगा। चर राशि जहां जहां है सबको एक तरफ लिख दो, जहां भी चर राशि है, इसके पास चर राशि t है लिख दिया, इसके पास भी t है इसको भी छाप दो सर, ये भी t है मेरी तरफ लेकर आओ और इसको प्लस का t लिख दो, ये बेचारा अकेला है 2/3 बेचारा 2/3। ठीक है, 4 और 3 का एलसीएम जब आप निकालते हैं तो 12 आता है, 4 3 12। तो इसको 12 बनाने के लिए आपने देखा कि इसमें 3 से गुणा करना पड़ा, तो जब यहां 3 से गुणा होगा तो ऊपर भी 3 से गुणा होगा, तो इस पूरे को 3 से गुणा करेंगे, 4 3 12। देखो यहां 12 है यहां भी 12 बनाना है, 4 को 12 बनाने के लिए 3 से गुणा करेंगे तो सर ऊपर भी 3 से गुणा करेंगे और इसको इस प्रकार लिखेंगे, मतलब ये पूरा का पूरा 3 से क्या हो गया गुणा हो गया। ऐसे ही यहां देखो सर 3 है इसको 12 बनाना है, 3 चौक का 12 होता है मतलब 4 से गुणा करना पड़ेगा ऊपर, तो 4 से भाई ऊपर गुणा कर दो पूरे में 2t प्लस 3 में, प्लस का t है सर, इसके नीचे कुछ नहीं है तो जो भी एलसीएम है सीधे जाके गुणा हो जाएगा, सीधे अटैक करेगा क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है, तो 12
गुणे टी 12t बराबर 2/3। आसान है, कर पाओगे? यहां तक देख लो एक बार, और दिक्कत लगे तो तुरंत वीडियो पॉज करके अपनी कॉपी में इतना 2 स्टेप करके देख लो कि यहां तक हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो आई होप कि इतनी बहुत बड़ी बात नहीं थी, आसान है, एलसीएम लेना आपको आता होगा। ठीक है, अब ये 3 जाएगा, इन दोनों में गुणा होगा तो 3 त्रिका 9 और 3 दूना 6, तो लिखूंगा मैं 9t माइनस 3 दूना 6। 4 जाएगा, इन दोनों में गुणा होगा तो 4 दूना 8t और 4 तियां 12 प्लस 12t। अब 12 से 12 मत काटना क्योंकि ये 12 है, 12t है ना, दोनों एक जैसे नहीं है। बटे में, सबके बटे में कितना है 12 बराबर कितना है 2/3। अब देखो टी टी कहां पर है, यहां पर टी है, यहां पर टी है और यहां पर टी है, ये आपस में सॉल्व हो जाएंगे। 9t माइनस 8t करेंगे तो t बचेगा, और इसके साथ प्लस का 12t कर दिया, इसके साथ प्लस का 12t कर दिया। देखो 9t माइनस 8t, 9 माइनस 8 1t बचा और प्लस का 12t, माइनस का 6 और माइनस का 12 माइनस का 18 हो जाएगा, बराबर इधर है 2/3 और नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, मतलब 12 यहां भाग हो रहा था, यहां ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, 3 चौका 12, 12t और t मिलके कितना 13t बन जाएंगे, बराबर 4 दूना 8 और ये 18 जाएगा उधर प्लस हो जाएगा, 13t 8 8 16 मतलब ये 26 बन गया, t बराबर 26/13 अर्थात 2। 13 दूना 26 होता है ना, तो t का मान कितना आ गया दोस्त, 2 के बराबर आ गया। इसको करना है खुद से, खुद अटेम्प्ट करके देखिए कि आप इसको कर पा रहे हैं कि नहीं। अभी लग रहा होगा कि हाँ हाँ ठीक है समझ गए, मैथ्स समझ में आए अच्छी बात है, लेकिन खुद करके प्रैक्टिस करके जब तक खुद का आंसर्स ना आ जाए, खुद के आंसर ना आ जाए, तब तक आप नहीं सोचेंगे कि मेरा सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर है। इतनी जल्दी डिसीजन नहीं लेना कि मुझे आ गया समझ में, जब तक खुद से ना करके देख लो, बिना मुझे देखे, बिना किसी टीचर का हेल्प लिए, बिना कहीं सॉल्यूशन देखे, खुद से करना है आपको। ठीक है, करके बताएंगे भी कि हाँ सर हो गया था। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, और कितना भी भयंकर लिखा हो मुझे डर नहीं लगता। m लिख दिया, इसमें भी चर राशि है, m-1/2 लिख दिया, इसको भी उधर ले आए, इसके सामने सर माइनस है तो यहाँ प्लस। अब ये बदल दिया तो और किसी को नहीं बदलेंगे, और जैसा है ये पूरा का पूरा जैसा है वैसे ही ला दिया मैं। अब ये नहीं कि इसको भी बदल दिया, माइनस का प्लस कर दिया, इसको भी माइनस का प्लस करो, नहीं, इसके सामने है, ये पूरे पूरे के साथ है तो इस पूरे को लाया और इसके सामने जो चिन्ह है माइनस का वो प्लस हो गया। ठीक है, बराबर में क्या बचा है, केवल और केवल 1 बचा है। कोई दिक्कत है, हो जाएगा। ठीक है, 2 और 3 कितना, एलसीएम 6 हो गया, 2 और 3 का एलसीएम 6। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये सीधे 6m बन जाएगा, 2 3 6 तो इसमें 3 से गुणा हो जाएगा m-1 में, 3 दूना 6, 3 दूना 6 तो ऊपर 2 से गुणा हो जाएगा, क्योंकि इसको 6 बनाने के लिए 2 से गुणा करेंगे तो ऊपर 2 से गुणा करेंगे पूरे में, बराबर 1। अब देखो 3 को अंदर गुणा करा दो तो 6m, जब भी माइनस बाहर रहे तो सतर्क रहना है। सर यहां माइनस बाहर है तो -3 गुणे m -3m, चिन्ह बदल देगा, माइनस माइनस क्या कर देगा, प्लस कर देगा, 3 1 में 3 कर दिया, यहां पर प्लस है कोई दिक्कत नहीं, 2 गुणे m 2m, ऐसे ही दौड़ा देंगे इसको, 2 दूना 4, बटे में नहीं लिखो, बराबर में 1 गुणे 6, 6 उधर जाके गुणा हो जाएगा। अब देखो m वाले कौन कौन से, एक ये है, एक ये है, एक ये है, 6 - 3 3m और ये प्लस का 2m, 3 है और माइनस का 4 है, कितना हो जाएगा, 3 - 4 माइनस का 1 बराबर 6 1 में 6, 3m प्लस 2m मिलके कितना 5m बराबर 6, और ये -1 इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा और m का मान 6 और 1 7/5 आ जाएगा, कितना 7/5, इस प्रकार से इसका मान आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, एक बार इसको देखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात हो तो पूछेंगे, कमेंट बॉक्स में पूछेंगे। ठीक है, और बाकी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कमाल धमाल होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, सर ये बच्चा सवाल है, 3 को अंदर गुणा करा दो, 3t और 3 त्रिका 9, 5 को अंदर गुणा करा दो,
5 दूना 10t और 5 1 में 5, सबको एक तरफ, 3t और 10t को एक तरफ, और ये 9 उधर जाएगा तो प्लस का 9, 3t माइनस 10t माइनस का 7t, 9 5 14, और t का मान साथी 14 बटे -7 अर्थात माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, एकदम बढ़िया है। t का मान कितना, माइनस का 2 आ जाएगा। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे, ये भी देखो बहुत ही आसान सवाल है, बहुत आसान है, बटे नहीं है और आसान हो गया। कैसे सर, 15 जाएगा इन दोनों में गुणा होगा तो 15 गुणे वाई 15y, 15 चौका 60, माइनस है, सतर्क रहना है, -2 गुणे वाई -2y, और ये माइनस माइनस प्लस 2 नमा 18, प्लस है कोई दिक्कत नहीं, 5 गुणे वाई 5y, और 5 छक्का 30 बराबर 0। y वालों को पकड़ो, y वालों को पकड़ो, तो 15 ये और 5 ये, 15 5 20y, और ये माइनस का 2y। नंबर्स को देखो, सब नंबर को उधर भेज दो, माइनस का 60 उधर गया तो प्लस का 60, 18 उधर गया तो माइनस का 18, 30 उधर गया तो माइनस का 30, 20y माइनस 2y 18y बराबर 60 माइनस 30 30, और ये बीच वाला -18 बचा हुआ है, 18y बराबर 30 माइनस 18 कितना 12, y का मान 12 बटे 18, क्योंकि 18 यहां पर y के साथ गुणा हो रहा है, उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, 6 से काटा पीटी मचा देंगे, कोहराम मचा देंगे, 6 दूना 12 और 6 तियां 18, तो y का मान दोस्त कितना आ जाएगा 2 बटे 3। जल्दी बताओ, समझ में आ रहा है कि कोई दिक्कत वाली बात यहां तक आ रही है? एकदम बढ़िया चकाचक चल रहा है सब, ठीक है, ओके। 2 सवाल और बचे हैं, उसके बाद हम क्लास को कंप्लीट कर रहे होंगे। थोड़ी सी मेहनत और आपकी है, अभी बच्चा सवाल है सर, दम नहीं है इसमें। 3 जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई, 3 बचे 15 जेड, 3 7 21, माइनस है समझ जाना है, -2 गुणे 9, -9 दूना 18 जेड, और माइनस माइनस प्लस 11 दूना 22 बराबर 4, दोनों में मल्टीप्लाई होगा, 4 बटे 32 जेड, और 13 चौका 52 -17। ठीक है, जेड वालों को भाई एक तरफ करेंगे तो 15 जेड -18 जेड -32 जेड, ये वाला और ये वाला इनका काम हो गया। बाकी सभी संख्याओं को आप उधर भेज दो, तो माइनस का 52 माइनस का 17, ये 21 उधर जाएगा तो प्लस का 21, और ये 22 उधर जाएगा तो माइनस का 22। ठीक है, ठीक है, ओके। ये दोनों माइनस के आपस में जुड़ जाएंगे तो 15 जेड -8 2 10 3 1 4 1 5, 50 जेड बराबर, दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों माइनस के हैं, तो ये दोनों माइनस के हैं, तीनों ही माइनस के हैं, तो सर इनको, इन दोनों को जोड़ दो पहले, कितना 7 2 9 और 5 1 6, और 21 -22 माइनस का 1 हो जाएगा। 15 जेड -50 जेड करेंगे तो माइनस का 35 जेड बराबर माइनस का 70, माइनस से माइनस को उड़ा दिया तो जेड का मान दोस्त 70 बटे 35, मतलब 35 दूना 70, तो जेड का मान कितना आ जाएगा, यहां से 2 के बराबर आ जाएगा। आपको अगर 35 दूना 70 नहीं पता तो आप छोटी संख्या से काट लो, 5 से काट लो, है ना, आंसर आ जाएगा। कर पाओगे ये सब? निम्न समीकरण को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए, तो ठीक है, हल कर देंगे, कोई बात नहीं है। अब देखो, दशमलव का सवाल करने का तरीका आसान भी है, मेन चीज है कि आप कितना अप्रोच लगाते हैं। बहुत सारे बच्चे इसको इसमें गुणा कर दिया, इसको इसमें, इसको इसमें, ठीक है, उनका भी सही आएगा आंसर, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो मजा आ जाएगा। दिमाग लगाएं थोड़ा सा, या भाई बैल बुद्धि चलानी है, मेहनत करना नहीं, दिमाग लगाएंगे। सर दशमलव इसका हटाते हैं अगर हम तो 25 बटे 100 हो जाएगा, ये हमें पता है, और ये है 4f - 3। सर यहां भी अगर हम दशमलव हटाते हैं तो 5 बटे दशमलव के नीचे 1 लिखते हैं, 2 बार 2 संख्याएं हैं तो 2 बार 0, यहां भी वही दशमलव के नीचे 1, 2 संख्याएं हैं तो 2 अंक हैं तो 2 बार 0। ठीक है, 10f - 9, ठीक है, 100 से 100 को काट दो सर, इधर भी 100 है उधर भी 100 है ना, और 5 से 25 को काट दो, 5 1 में 5 और 5 पंजे 25। फाइनली ये सवाल जो बहुत ही बेकार लग रहा था यहां पर,
वो देखो कितना बेहतरीन लग रहा है, एक लिखते नहीं है, कितना बेहतरीन बना दिया इसको। समझ पा रहे हो? ठीक है, तो 5 जाएगा, इन दोनों में गुणा होगा, 5 चौका 20f माइनस 5 तियां 15, 5 चौका 20f माइनस 5 तियां 15 बराबर 10f माइनस 9। f वालों को एक तरफ ले आओ, 20f माइनस 10f, 10f बच जाएगा बराबर 15 माइनस 9, 9 6 15 होता है तो 6 बच गया। f का मान 6/10, 2 से काट दिया तो 2 तियां और 2 पंजे, तो f का मान दोस्त कितना आ जाएगा 3/5। और भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे कि सर ये सब समझ में आ गया, एनसीईआरटी के खिलाड़ी बन चुके हैं अपन, सारा कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया, लेकिन और क्वेश्चन करने का मन कर रहा है, जो क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उन तरह के क्वेश्चंस को भी लेकर आओ सर, और वो भी हमें करना है, वो भी हमें सिखाओ, और बेहतरीन और खतरनाक क्वेश्चन लेकर आओ जिनको करके हमारा दिमाग गर्म हो जाए, है ना? अरे गुस्से वाला गर्म नहीं, मतलब थक जाए, एक्सरसाइज हो जाए माइंड की, और सारा कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाए। तो ठीक है, इसी तरह बने रहिए, आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लेंगे अगर अभी तक नहीं किया है तो, और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और इस प्रकार की दमदार बेहतरीन वीडियोज मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा, जिसमें हर एक चैप्टर का आपको वन शॉट मिलेगा और साथ साथ में पूरा का पूरा एनसीईआरटी एक ही क्लास में आपको देखने को मिल रहा होगा। तो ये एक बेहतरीन दमदार प्रैक्टिस हो जाएगी, दमदार रिवीजन हो जाएगा आपका एनसीईआरटी प्लस सभी कॉन्सेप्ट्स का। तो ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही था, अपना ध्यान रखेंगे, मैथ्स की जबरदस्त बेहतरीन प्रैक्टिस करते रहेंगे, फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद।